अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कोर्स देखने जा रहे हैं जिसका नाम है रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन। ऑफ कोर्स रिसर्च मेथड्स एक ऐसा कोर्स है जो कि मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के साथ मिला के पढ़ाया जाता है, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में भी और मुख्तलिफ़ हायर एजुकेशन के इदारों में। और इसका बुनियादी पर्पस बच्चों को या स्टूडेंट्स को इस बात से अवेयर करना है कि जो रिसर्च कंडक्ट हो रही है उनके आसपास उसके क्या बुनियादी तरीक़े हैं। ये एडवांस्ड कोर्स नहीं है, इसमें बिल्कुल बेसिक्स रिसर्च के बारे में बताई जाएंगी, तो होपफुली इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। बीएड के अंदर भी ये कोर्स पढ़ाया जाता है और इंट्रोडक्टरी कोर्स है, और हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हम इसको पूरा कर लें। आज कुछ तबीयत ख़राब है तो थोड़ी सी आवाज़ के अंदर आपको मुश्किल होगी सुनने में, कुछ खांसने की आवाज़ें भी आएंगी, तो उसको बर्दाश्त कीजिएगा। शुरू करते हैं। टोटल 9 चैप्टर्स हैं। आपके एग्ज़ाम में 8 सवाल आते हैं जिसमें से 5 करने होते हैं, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन से चैप्टर छोड़ने चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा आप पूरा कोर्स ज़रूर सुन लीजिए। उसके बाद मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स अगर पूरा टॉपिक आसान है, पूरा सब्जेक्ट ही आसान है, तो फिर वो चैप्टर छोड़ें जिसमें कि ज़्यादा डेफिनेशंस पूछी जा रही हैं, क्योंकि वो याद करनी पड़ती हैं। तो यूनिट 1 शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च, और इसी में सबसे ज़्यादा डेफिनेशन आएंगी, लेकिन तकरीबन सब कुछ ही जनरलाइज्ड है। जैसे कि नॉलेज की सोर्स क्या है, पहले ये समझते हैं। तो नॉलेज की सोर्स बहुत सारी हो सकती हैं। खुद सबसे पहले तो अपने ऊपर रख के सोचिए कि हम अपनी जो सेंस ऑफ परसेप्शन, हमारा जो ख्याल, हमें जो महसूस हो रहा है, उससे हम नॉलेज हासिल करते हैं कि क्या चीज़ कैसी है। और ज़रूरी नहीं है कि वो नॉलेज एक्यूरेट हो, वो हमारा ज़ाती ख्याल हो सकता है। बहुत सी नॉलेज हम ट्रेडिशनली लेते हैं, बस लोगों ने कहा मशहूर है इसलिए ले लेते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट हो। तो बनाना क्या चाह रहे हैं कि एक्चुअली वो साइंटिफिक मेथड को बताना चाह रहे हैं कि यही बस एक एक्यूरेट मेथड है, बाकी कोई एक्यूरेट मेथड नहीं है। इवन अथॉरिटी, किसी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट जो है वो आपको बहुत अच्छा बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन वो डेटा उसका ज़ाती ओपिनियन भी हो सकता है। और अगेन हम ये श्योर नहीं हो सकते कि क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट बात थी। अथॉरिटी हो या एक्सपर्ट ओपिनियन हो, रैशनैलिटी, हम दिमाग की सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए सही और गलत का अंदाज़ा लगाना चाहें, यहाँ भी हम मात खा सकते हैं। हम रैशनली, बहुत से लोगों ने साबित किया कि दुनिया फ्लैट है। सिमिलरली मैजिक तो बिल्कुल ही बियॉन्ड चला गया ना, इसमें तो आप किसी भी तरह से कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है इसका कोई रीज़न नहीं है, तो फिर आप कहते हैं ये मैजिकली ऐसा हो गया। यहाँ मुराद वो काले जादू और सफ़ेद जादू की नहीं है, बल्कि बताना चाहते हैं कि बहुत सी चीज़ें इंसान जब नॉलेज को अपने कंपेयर करते हैं अपने माइंड में एग्जिस्टिंग लॉजिक से, जब वो उसमें पूरी नहीं उतरती, तो वो समझते हैं कि शायद ये मैजिकली हो गया, और उसको बाकायदा एक सोर्स मान लेते हैं कि हाँ ऐसा हो जाता है। लेकिन ये भी ज़ाहिर है कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है। साइंटिफिक मेथड्स ही वो राइट वे हैं जिसके थ्रू इंसानियत ने सोच समझा कि हम डेटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोर एक्यूरेटली। एक अच्छी रिसर्च कैसी होती है? एक अच्छी रिसर्च वो होती है जो मैथमेटिकली एक्यूरेट हो, उसमें जो ऑब्जेक्टिव हो, यानी जिसमें ऐसी बातें ना की गई हों जो महज मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है, बल्कि ऑब्जेक्टिव बातें वो होती हैं जो साबित की जा सकती हैं, जो नंबर्स में हों, जिसको कोई फैक्ट्स की बुनियाद पे जमा किया हो, वेरीफाइबल हो। आप ये कह सकते हो कि ये आप चेक कर लो भाई ऐसा ही होता है। इम्पार्शल हो, किसी एक की साइड लेने के ख्याल से ना शुरू की गई हो रिसर्च, एक्सपर्टली कंडक्ट की गई हो, अच्छा ही तरह से और भी लोगों ने कुछ इसको कमेंट किया कि अच्छी रिसर्च जो सिस्टमेटिक होती है, प्रॉपर किसी सिस्टम के तहत की गई होती है। बहुत जनरल सी बातें हैं ये। कोर्स की जो एक्चुअल डिटेल है वो चैप्टर 2 से शुरू होगी। ये सारी बातें बहुत जनरल सी हैं, इसीलिए इसमें आप अपनी तरफ से बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। एक अच्छी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, इसमें आप 2-4 पॉइंट्स अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं। जैसे कि पॉइंट देखिए कि लॉजिकल हो, बिल्कुल एम्पेरिकल हो, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो हम न्यूमेरिकली ला सकें, टेस्ट कर सकें, रेप्लिकेबल हो और रिडक्टिव हो, यानी बहुत बड़ी चीज़ों को कम समराइज़ करके कंसाइज करके डिफ़ाइन किया गया हो, और वो दोबारा वैसा हो सकता हो पॉसिबल, जो आपने एक दफ़ा करके दिखाया। सिमिलरली अगर इन सारे करेक्टरिस्टिक्स को जमा कर लें तो
साइंटिफिक रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूँ लिख सकते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च जब वो किसी मकसद के तहत होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो ऑब्जेक्टिव होती है बताते खुद, यानी सब्जेक्टिव नहीं होती, बल्कि किसी का ख्याल और वहम और गुमान नहीं होती, बल्कि फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, डेटा क्वांटिटेटिव होता है, सिस्टमेटिक तरीके से बनाई जाती है। उसमें हाइपोथेसिस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनकी बुनियाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, वही असल रिसर्च होती है। उसमें डेटा कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, फिर उसको जनरलाइज किया जाता है, यानी एक जगह करके देखा, अब ये बाकी जगहों पर भी अप्लाई हो सकती है, और वो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स जो हैं उनसे आज़ाद होना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए। फिर ये बात थी साइंटिफिक रिसर्च इन जनरल कैसी होनी चाहिए। अगर बात करें कि एजुकेशनल रिसर्च के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसी होती है, अब ये साइंटिफिक रिसर्च से नीचे आ गए एक दर्जा हम। तो एजुकेशनल रिसर्च जो होती है ना, वो कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि ह्यूमन पे रिसर्च हो रही है ना, एजुकेशन ह्यूमन फैक्टर है, तो ह्यूमन पे जो भी चीज़ इम्प्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। और उसके अंदर जो है वो डिडक्टिव उसकी नेचर होती है, यानी आप जो है वो कुछ बुनियादी बातें देखकर उसको जनरली अप्लाई करते हैं, कम को देखकर ज़्यादा पे अप्लाई करते हैं, और ये सारी आगे तफसीलात आएंगी, डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, तो अभी से इसको ऐसे ही गुजार लेते हैं। फिर स्पेक्युलेटिव होती है, यानी आप अंदाजे इसमें बहुत सारे लगाए होते हैं आपने, आप उसकी मदद से मज़ीद आगे कुछ अंदाज़े लगाते हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि साइंटिफिक रिसर्च के जितने ज़बरदस्त एलिमेंट्स थे वो सब अप्लाई नहीं हो पाएंगे एजुकेशनल रिसर्च पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंसानों के ऊपर बेस कर रही है और इंसानों का बिहेवियर इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये बहुत सारी जगहों पे उस तरह से फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होगी। तो इट स्टडीज़ बिहेवियर, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, इट शुड बी कंसर्न विद चाइल्ड एंड एजुकेशन, रादर देन कि बहुत ऐसी चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हों कि जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, वरना एजुकेशनल क्यों कहलाएगी। टीचर के साथ भी करवाई जा सकती है, टीचर खुद भी कर सकता है। इसमें जो है वो आपको इमेजिनेटिव लोग चाहिए होते हैं, और ये साइंटिफिक रिसर्च के मुकाबले में बहुत दफ़ा एजुकेशन रिसर्च सब्जेक्टिव होती है कि कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा है, किस तरह से पढ़ाने में ज़्यादा बेहतर नतीजे आ रहे हैं, तो उसमें कुछ बातें सब्जेक्टिव भी होती हैं और इंटेंजिबल भी होती हैं, फीलिंग्स, कैफियत, इस तरह की चीज़ों को भी हम स्टडी कर रहे होते हैं। और कॉज और इफ़ेक्ट को देखते हैं हम इसमें कि अगर ऐसे नतीजे निकले हैं तो उसकी क्या वजह है। यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि इस कोर्स का चैप्टर 1 आप चॉइस पे छोड़ दें, पढ़ लें, समझ लें एक दफ़ा, लेकिन उसके बाद तैयारी इसकी ना करें, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशंस हैं कि फिर आप उसको करते करते ही जो है ना वो ऐसा लगेगा कि पहले चैप्टर की तैयारी में ही पूरा कोर्स गुजर गया। रिसर्च की नीड्स क्या हैं जी? अपनी तरफ से बिल्कुल बता सकते हैं, इस सबको सिर्फ एक दफ़ा सुन लें, बाकी आप खुद बताया जा सकता है कि रिसर्च क्यों करनी चाहिए। तो ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि एजुकेशन के अंदर एक्सपेंशन हो, एजुकेशन के अंदर डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी ऐसे आएगी कि एक शख्स का ख्याल नहीं चलेगा, बल्कि रिसर्च के थ्रू हर शख्स ये साबित कर सकता है कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, हमें भी चेंज होना चाहिए, एजुकेशन में नई नई डिमांड्स आ रही हैं, उसके हिसाब से हमें रिसर्च के थ्रू अपने आप को रेडी रखना चाहिए। एजुकेशन में इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि ये अगर आगे बढ़ा है तो इसकी वजह से हम भी आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स सपोज कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में तो इम्प्रूव कर रही है, लेकिन उसकी वजह से हमारी दूसरे सब्जेक्ट्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं। ये सब कुछ रिसर्च के थ्रू हम प्रूव करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नॉलेज का एक्सप्लोजन हो चुका है, रिसर्च से बहुत इसमें फ़ायदा उठाया जा सकता है। एजुकेशनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, स्टूडेंट के लिए भी, टीचर के लिए भी। इस रिसोर्सेज वैसे ही स्केर्स हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो ख़ास तौर पे उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, और रिसर्च का जो स्पिरिट है वो ओवरऑल एजुकेशन में प्रमोट किया जाना चाहिए, बजाय इससे कि लोग हम डॉगमेटिक हो जाएं, हम एक चीज़ों पे फिक्स हो जाएं अपने आइडियाज़ में। हमें चाहिए कि आदत डालें कि हम रिसर्च की बुनियाद पे फैसले किया करें, और अपने आप को, अपने माजी को गलत कहने की हिम्मत हो हमारे अंदर। तो यही बात है कि एबिलिटी ऑफ चेंजिंग विद द चेंजिंग, एबिलिटी टू चेंज विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। एजुकेशन रिसर्च के क्या फ़ायदे हैं, अगेन क्या ज़रूरत है और क्या फ़ायदे हैं, मिला के एक डॉक्यूमेंट बन जाएगी।
ये पीछे जो हमने बताया ना, इसमें फ़ायदे भी इंक्लूडेड थे। तो देखिएगा वही चीज़ें निकलेंगी, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी आ जाती है, टीचर कॉन्फिडेंट हो जाता है, नए मेथड्स इंट्रोड्यूस होते हैं, ज़्यादा अवेयर होते हैं आप लोग, आपको टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के बारे में ज़्यादा पता चलता है, सोशल लाइफ के बारे में ज़्यादा पता चलता है, और एजुकेशनल रिफॉर्म्स पॉसिबल होती हैं। तो इन्हीं बातों से निकली हैं ये। तो अगर आप किसी एक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो दूसरा खुद ही समझ में आ जाता है कि बेनिफिट्स क्या हैं, ज़रूरत क्या है, एक ही बात है। ठीक है, और अगेन ये कोई टेक्निकल बात नहीं थी, ये आप अपनी तरफ से कह सकते हैं। जनरली सोचें कि रिसर्च का क्या फ़ायदा होता है और उसका जवाब आप दे सकते हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन में रिसर्च किन एरियाज़ में करनी चाहिए? भाई पाकिस्तान में एजुकेशन में रिसर्च, अगेन क्या आप इस बात का जवाब खुद नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर ये सब कुछ गायब कर दिया जाए तब भी आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिसमें आप भी जानना चाहेंगे, जैसे कि बुनियादी लिटरेसी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, जो हमारा जेंडर गैप है एजुकेशन के अंदर, उस जेंडर गैप को कैसे कवर किया जा सकता है, लड़कियां कम पढ़ती हैं, लड़के ज़्यादा पढ़ते हैं पाकिस्तान के अंदर, टेक्निकल एजुकेशन कैसे, ये सब मैं बगैर सोचे बता रहा हूँ। तो अब आप देखिए इन्होंने क्या बताया बुक में कि कंपलसरी एजुकेशन कैसे फ्री की जा सकती है, ड्रॉप आउट रेट कैसे कम किया जा सकता है, कन्वेंशनल टीचिंग के अलावा भी क्या कोई मेथड्स हैं जिनसे टीच किया जा सकता है, लोअर इनकम ग्रुप्स को कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है, हमारी सोशो इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से कैसे एजुकेशन हो सकती है। तो इसमें आप 50 बातें खुद अपनी तरफ से कर सकते हैं कि कौन से प्रायोरिटी एरियाज़ हैं पाकिस्तानी एजुकेशन के। फिर स्कोप क्या है, यानी पूछना चाहते हैं कि ये एक्चुअली टॉपिक जो बना था ना, ऊपर जो हेडिंग लगी है वो बड़ी जनरल सी है, लेकिन इस टॉपिक के नीचे जो बातें की हैं वो की हैं कि प्लानिंग के अंदर एजुकेशनल रिसर्च का क्या एडवांटेज है, प्लानर्स के लिए क्या फ़ायदा होता है। एक शख्स जो 5 साल की प्लानिंग कर रहा है आगे एजुकेशन के ऊपर, जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो अगर रिसर्च करवा लें तो शायद वो बेहतर पॉलिसीज़ बना सकें, बस यही बात है। तो स्कोप के अंदर जो उन्होंने कहा है वो मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। प्लानर्स जो हैं उनको बैकग्राउंड डेटा पता चल जाता है, उनको क्रिटिकल एरियाज़ पता चल जाते हैं कि इनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, हमारे मुल्क में इन चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो अपनी एजम्पशंस की वैलिडिटी टेस्ट कर सकते हैं। भाई पाकिस्तान में लड़कियां नहीं पढ़ना चाहती, टेस्ट कर लो पता चलेगा, चाहती हैं, रिसर्च से पता चल जाएगा। कॉस्ट वगैरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है पहले से। अनवांटेड आउटकम तो कहीं कोई नहीं निकल आएंगे हमारी इस पॉलिसी के, इसको रिसर्च से जांचा जा सकता है। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए रिसर्च किस तरह से एडवांटेजेस हो सकती है, अगेन ये जनरल जनरल बातें, ये कोई रिसर्च की के कोई पॉस्टुलेट्स नहीं है कि वो वही याद करने होंगे आपको, या आप खुद अपनी तरफ से कर सकते हैं। पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है इसकी वजह से। एक्शन रिसर्च के प्रोसेस क्या हैं यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे पूरी तफसील से अलग अलग चैप्टर्स में आ रहे हैं, तो फिर वो वहीं देख लेंगे कि जी कैसे हम पहले प्रॉब्लम आता है फिर ये सब कुछ होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम वहाँ चेक कर लेंगे कि एक्शन रिसर्च के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर इस चैप्टर को अगर मैं समराइज़ करूँ इन अ फ्यू वर्ड्स, तो इस चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या क्या होते हैं, ये खुद अपनी तरफ से बता सकते हैं, बहुत जनरल बात है। अच्छी रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये भी आप अपनी तरफ से बता सकते हैं। एजुकेशनल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बातों का ख्याल रखना होता है कि वो एक्चुअली साइंटिफिक रिसर्च से थोड़ी सी डेविएट करती है, किन मानों में कि इंसानों के ऊपर होती है, तो इंसानों में होने की वजह से क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है आपको, कि वो इतनी ऑब्जेक्टिव नहीं रहती, उसमें बिहेवियर्स आ जाते हैं, एग्जैक्ट नहीं होती, थोड़ी सिंप्लीफाइड होती है, कॉज एंड इफेक्ट को देखती है। रिसर्च की क्या ज़रूरत है, ये तो सब का सब अपनी तरफ से बता सकते हैं, आप खुद आंखें बंद करके सोच के बता सकते हैं। पाकिस्तान में कौन से एरिया ज़रूरी हैं ये भी आप बता सकते हैं। तो अगर मेरे तरह से आप इस एंगल से इस चैप्टर को अप्रोच करेंगे तो फिर ज़रूर तैयार कर लें इम्तिहान के लिए। अगर आप रटना चाहते हैं तो फिर मैं चाहूँगा कि इसको अवॉइड कर दें। तो आई बिलीव कि इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर टेक्निकल नहीं था, कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी जो कि बुक से आपको याद करके देंगे तो सही मानी जाएगी, अपनी तरफ से देंगे तो सही नहीं मानी जाएगी। पूरी की पूरी सारी बातें ही अपनी तरफ से की जा सकती हैं। चैप्टर 2 की तरफ आते हैं। देखिए जी, इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, इससे मैं आपको अच्छी तरह तैयार कर दूंगा, और मैं इस तरह से तैयार करवा रहा हूँ जैसे कि आपने पहले कभी रिसर्च कंडक्ट नहीं की। जिन्होंने रिसर्च कंडक्ट की हुई है उनके लिए टॉपिक बहुत ईजी है, पूरा पूरा सब्जेक्ट ही ईजी है, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक्स ऑफ रिसर्च डिस्कस की हैं। जिन्होंने कभी रिसर्च नहीं कंडक्ट की उनको बहुत सी चीज़ें नई लग रही हैं, इसलिए उनको इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा खौफ आ रहा है। अगर आप चैप्टर 2 मुझसे अच्छे से समझ लेते हैं
तो समझ लीजिए पूरा कोर्स तैयार हो गया, क्योंकि चैप्टर 2 में ही आने वाली बातों पे अगले चैप्टर्स आ रहे हैं। तो बस चैप्टर 2 डन किया आपने ठीक से, बाकी चैप्टर्स हम ग्लॉस ओवर करेंगे, पूरा कोर्स तैयार। तो आई बिलीव दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट इन द होल कोर्स। चैप्टर 2 का मकसद क्या है, रिसर्च की कितनी टाइप्स होती हैं। तो जनाब रिसर्च की जो टाइप्स हैं उसमें एक बेसिक रिसर्च है, एक अप्लाइड रिसर्च है, एक एक्शन रिसर्च है, ठीक है। और अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाहें पर्पस के एतबार से, और अगर क्लासिफिकेशन करना चाहें मेथड के हिसाब से, तो एक हिस्टोरिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, और हाँ एक्सपेरिमेंटल ही है, 3 ही है। तो उधर 3 थी आपके पर्पस के एतबार से, रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, रिसर्च क्यों करना चाहते हैं उसके एतबार से 3 क्लासेस हैं। एक है बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च या प्योर रिसर्च, जो भी नाम दे लें इसको, एक अप्लाइड रिसर्च और एक एक्शन रिसर्च, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक रिसर्च हिस्टोरिकल हो और वो बेसिक हो, उसका मकसद बेसिक हो, हिस्टोरिकल हो लेकिन उसका मकसद जो है वो अप्लाइड हो, हिस्टोरिकल हो लेकिन उसका मकसद एक्शन रिसर्च हो। तो मकसद के अतबार से 3 है, और मेथड किस तरह से की जाएगी उसके अतबार से भी 3 है, ठीक है जी। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि एक है मकसद और एक है तरीक़ेकार। एजुकेशनल रिसर्च या कोई भी रिसर्च का मकसद या तो बेसिक होगा, ये सबसे डिटेल रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च सबसे यानी ये प्योर बुकिश रिसर्च होती है, इसका मकसद थ्योरीज बनाना होता है, ठीक है। ऐसी रिसर्च जिसकी बुनियाद पर मैं कोई थ्योरी दे सकूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि जो मरीख है वो सूरज से गिर्द किस रफ्तार से घूम रहा है, सिर्फ यही देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि सोडियम क्लोराइड की इंसानी जिस्म के अंदर कितनी मकदार अगर रहे तो उसकी वजह से उसकी हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं, कोई थ्योरी बनाना चाह रहा हूँ, कोई ऐसी रिसर्च करना चाहता हूँ जिसके नतीजे में मैं कोई थ्योरी दे सकूँ। तो मैं बेसिक रिसर्च करूँगा, प्योर रिसर्च करूँगा, फंडामेंटल रिसर्च करूँगा, एक ही चीज़ के 3 नाम हैं, ठीक है। तो फिर इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, अब ये बातें अगर आपको समझ में आ गई ना कि प्योर रिसर्च करती क्या है, तो फिर आप करेक्टरिस्टिक्स आराम से बता सकते हैं कि ये थ्योरी बनाने के लिए होती है, बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए होंगी इसके लिए, साइंटिस्ट करेंगे या अपने एरिया के एक्सपर्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर किए जाएंगे, बहुत स्पेसिफिक होगी, इसके अंदर जो है वो केयरफुल अटेंशन रिक्वायर्ड होगी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा, ठीक है जी। इसके नतीजे में किताबें लिखी जाएंगी। तो अब ये करेक्टरिस्टिक्स आपको अजनबी नहीं लग रहे होंगे अगर आपको ये समझ में आ गया कि बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च का मकसद कि आप बैठ के किसी फिनोमेना को स्टडी करें, आप उसके बारे में थ्योरी दें कि ये इसलिए हो रहा है, या यूं कह लें कि यूं हो रहा है। आपने इतना ही बता दिया कि ऐसा होता है। जब किसी ने बता दिया कि ऐसा होता है, उसको टेस्ट करने के लिए अप्लाइड रिसर्च की जाती है। तो बड़ा आसान सा नेक्स्ट फेज आ गया। अप्लाइड रिसर्च जो है वो एग्जिस्टिंग थ्योरीज की एप्लीकेशन को टेस्ट करती है। ग्रेविटी की एक थ्योरी दी किसी ने, उसको अर्थ पे टेस्ट किया, उसको मून पे टेस्ट किया, उसको मार्स पे टेस्ट किया, तो ये अब हो गई अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। तो अप्लाइड रिसर्च अगर क्लियर हो गया कि अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या है कि एग्जिस्टिंग थ्योरीज की मदद से आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और अप्लाई करके देखेंगे कि इस सिचुएशन में थ्योरी के मुताबिक क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और दूसरी सिचुएशन में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और तीसरी सिचुएशन में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप थ्योरी डेवलप करना नहीं चाह रहे, बल्कि थ्योरी के नताइज को बयान करना चाह रहे हैं तजर्बे करके। तो इसमें डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इसके अंदर जो है वो ये एजुकेशन में भी की जा सकती है। अगेन बेसिक रिसर्च भी एजुकेशन में हो सकती है, जिसमें कि आप फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन पे बात कर रहे हों, आप चाइल्ड साइकोलॉजी की थ्योरीज़ बनाना चाह रहे हो, आप उसकी एप्लीकेशन में अप्लाई रिसर्च भी कर सकते हैं कि ये चाइल्ड साइकोलॉजी की थ्योरीज़ हैं, हमने इसको दुनिया के 500 स्कूल्स में ट्राई करके ये रिजल्ट्स निकाले, ठीक है। तीसरी किस्म है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जब ये कहेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कोई प्रॉपर फुल टाइम रिसर्च नहीं है, बल्कि आप अपने किसी एग्जिस्टिंग शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को देखते हुए देखना चाहते हैं कि ये मसला मैं कैसे हल करूं,
ठीक है, टेक्निकली लिख दिया इन्होंने, इसका नाम एक्शन रिसर्च, लेकिन इसको ऐसा समझिएगा कि मेरे सामने अचानक से प्रॉब्लम आया कि यार मेरा फ्राइंग पैन बार बार ख़राब हो रहा है, तो रिसर्च कर लूँ थोड़ा सा कि क्यों ख़राब हो रहा है और कौन सा बेहतर है। बस ये एक्शन रिसर्च हो गई। एक सामने प्रॉब्लम आया और उसी वक्त आपने उसका सोल्यूशन सोचने के लिए कुछ एक्शंस लिए, थोड़ा डेटा जमा किया और ख़ुद ही नतीजे पहुंच गए। कोई साइंटिफिक पेपर नहीं लिखा उसके ऊपर, कोई आपने बाकायदा उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं की, बल्कि नतीजे पहुंच गए। तो ये एक्शन रिसर्च है। इट गोज़ ऑन। ये कोई लेमैन कर सकता है, कोई भी कभी भी कर सकता है और कर रहे होते हैं। हम चलते फिरते दिन भर में एक्शन रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको इसके इसके स्टेप समझ में आ जाएंगे। डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये या तो ये वजह है या फिर ये वजह नहीं है। उसको टेस्ट करते हैं, टूल्स करते हैं और उसके बाद इवेल्युएट करके सोल्यूशन में पहुंच जाते हैं। तो आमतौर पे क्यों की जाती है, कोई डिससेटिस्फाइड होता है किसी चीज़ की वजह से, जिसकी वजह से वो एक्शन में आता है कि मैं रिसर्च करके देखूँ ऐसा क्यों है। ये वाली बुक जब भी पढ़ाई हमने, बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकले। ठीक है, एक क्लास को पढ़ा के देखी जाए, दूसरी को ना पढ़ा के देखी जाए, पता चल जाएगा कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो टीचर्स की डिससेटिस्फेक्शन से आ सकते हैं। इसके सोर्सेज यानी ये प्रॉब्लम कहाँ से आ सकता है, प्रॉब्लम कौन आइडेंटिफाई करेगा एजुकेशन में, कि इस पे एक्शन रिसर्च करके देखते हैं। स्टाफ मीटिंग में बैठ के बात हो सकती है कि यार एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है, लेट्स सी कि इसका क्या हल हो सकता है। चेयरमैन खुद गाइड कर दे कि यार ये हमने अब तक ये सीखा है, ज़रा इसको देखें कि ये हमारे यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता। लाइब्रेरी में बैठे बहुत सी किताबें पढ़ रहे हैं, आपको अचानक से एक थ्योरी मिली, उसकी एप्लीकेशन भी हुई हुई है बहुत सारी जगह पे, आपने कहा हम भी करके देख लेते हैं। तो ये एक फॉर्मल रिसर्च नहीं है, इसके नतीजे में कोई थीसिस नहीं लिखा जाएगा, इसमें बाकायदा कोई सैम्पलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करके प्रॉपर फुल टाइम रिसर्च ऐसा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च, रिसर्च के पर्पजेस के हिसाब से 3 कैटेगरीज हो गई। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरह रिसर्च कंडक्ट की जाएगी, जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, तो उसमें 3 मेथड्स हैं। या तो आप डेटा हिस्टोरिकल लेंगे कि भाई उठा लेंगे कि कहाँ कहाँ होता रहा है, कैसे कैसे होता रहा है। हिस्टोरिकल का मतलब ज़रूरी नहीं है कि 5000 साल पहले की हिस्ट्री, या 2000 साल पहले, या 1000 साल पहले, या 100 साल पहले। हिस्टोरिकल का मतलब पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड भी हो सकता है। जो भी माजी के किए हुए एक्शंस की बुनियाद पे कोई फैसले किए जाने हैं, वो सब हिस्टोरिकल रिसर्च है। ये बात समझ में आ गई। और दूसरा काम है, दूसरी रिसर्च है इसमें डिस्क्रिप्टिव। लफ्ज़ पे ना जाइएगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होगा कि आप डेटा खुद कलेक्ट करेंगे, और सबसे ज़्यादा जो हम अपने पीएचडीज करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करते हैं, ख़ासतौर पे सोशल साइंसेज में। इसमें क्या होता है, हम डेटा खुद कलेक्ट करते हैं और उसके लिए हम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं, उसके लिए हम क्वेश्चनर यूज़ करते हैं, उसके लिए हम इंटरव्यूज़ करते हैं और फिर लोगों को के डेटा को जमा करके उससे कुछ नताइज निकालते हैं। ये है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हिस्टोरिकल का मतलब है कि हमने डेटा फर्स्ट हैंड कलेक्ट नहीं किया, हम डायरेक्टली डेटा को फ्रॉम द सोर्स नहीं ले रहे, बल्कि हिस्टोरिकल का मतलब वो कलेक्ट हुआ हुआ डेटा था, या माजी की कोई ऐसी चीज़ें थी जिनसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अभी मैं उसकी डिटेल में जाता हूँ। डिस्क्रिप्टिव में तो हम डायरेक्टली किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं, यानी रिसर्च में जा रहे हैं। उसके लिए हम खुद क्वेश्चनर्स बना के और ये सारा काम कर रहे होंगे। देखिए सबसे ज़्यादा बातें डिस्क्रिप्टिव में लिखी हैं, उसकी वजह ये है कि होती ही सबसे ज़्यादा यही है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो है जो आम तौर पे आप यूँ समझिए कि आप बाकायदा खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव में आपने डेटा कलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो इनकम बढ़ने पर एजुकेशन पे ख़र्चा बढ़ा देंगे। ये मालूमात हासिल की है आपने। डिस्क्रिप्टिव में आप मालूमात हासिल करते हैं और उसकी बुनियाद पे कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, कोई कंक्लूजन्स निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट में तजर्बा आप कर रहे होते हैं, जिसके अंदर के आप वेरिएबल्स को छेड़ते हैं खुद से। आप कोई ऐसी ग्रुप बनाते हैं जिसमें इनकम बढ़ा के आप देख सकते हो, ऐसा कोई सिचुएशन हो आपके पास, आप खुद से तजर्बा कर रहे हो। वो तजर्बा लैब में भी हो सकता है, साइंटिस्ट जो करते हैं केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, और ये सोशल साइंसेज में भी एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि टीचर नया सिलेबस एक क्लास को इंट्रोड्यूस करवाए, दूसरे को ना करवाए, चेक करके देख रहे हैं, करा के देख रहे हैं। तो रिसर्च एक्सपेरिमेंटल होगी, तो आप कर कर तब्दीलियाँ आप करके उन तब्दीलियों के असरात देख रहे होंगे।
अगर रिसर्च डिस्क्रिप्टिव होगी तो आप डेटा जमा करेंगे, मालूमात जमा करेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं, कितने लंबे हैं, कितने छोटे हैं, सिंध से कितने लोग पास होते हैं सालाना, पंजाब से कितने पास होते हैं, ये सब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और अगर हिस्टोरिकल करेंगे तो आप डेटा थोड़ा पीछे से उठाना शुरू करेंगे कि क्या क्या डेटा अवेलेबल है, लेट्स सी उसकी मदद से हम कुछ नतीजे निकालते हैं। अगर ये डिफरेंस मालूम हो गए तो अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो हिस्टोरिकल रिसर्च के 3 एरियाज़ हैं। एक तो डेटा कलेक्शन एक एरिया है, डेटा कहाँ से कलेक्ट होगा। उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का ख्याल रखा जाएगा। इंटरनल क्रिटिसिज्म ये है कि जिस शख्स ने वो हिस्ट्री कही, जिसके मुंह से निकली, वो शख्स खुद कितना रिलायबल है, ठीक है। और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है वो सोर्स जहाँ से आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँची, वो सोर्स कितना रिलायबल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहुँची एक ऐसी किताब में लिखी हुई जिन साहब की किताब, वो साहब खुद रिलायबल नहीं है। और जिन साहब के बारे में उसमें इंटरव्यू छपा हुआ है कि एक साहब, वो साहब जो है वो उस जगह खुद मौजूद थे या नहीं थे, ये इंटरनल हो गया। तो इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का ख्याल रखा जाता है। अच्छा, फिर हिस्टोरिकल रिसर्च प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी का मतलब है कि हिस्ट्री के जिसके पास वो हिस्ट्री मौजूद है, आप डायरेक्ट उसके पास पहुंच के उसको इंटरव्यू कर लें। कम होता है ऐसा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप रीसेंट हिस्ट्री का कुछ रिकॉर्ड उठाना चाहते हैं, पिछले 10 साल में जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स रही हैं, आप जाके लोगों से डायरेक्ट पूछ लें। और सेकेंडरी भी हो सकता है कि अखबारों में आई हुई थी चीज़ें, किताबें छपी हुई थी, आपने वहाँ से उठा लिया, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च पे मज़ीद तफसील की कहाँ आएगी? अगर हिस्टोरिकल रिसर्च समझ में आ गई तो तफसील कहाँ आएगी? आगे पूरा एक चैप्टर है, इसलिए मैंने कहा कि चैप्टर 2 पे थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा कोर्स समझ में आ गया, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च का पूरा चैप्टर है और वो हम क्वेश्चन तैयार करेंगे उससे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पूरा चैप्टर है, तैयार करेंगे क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट रिसर्च का पूरा चैप्टर है, क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो यहीं हम अच्छे से उसके बेसिक समझ लें ताकि उसकी एप्लीकेशन हमें आसानी से समझ में आ रही हों। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर में इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेप्स हैं, यहाँ समझ लीजिए या इसके अपने चैप्टर में समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैं बेसिक समझा देता हूँ, वहाँ डिटेल समझ लेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि ये किसी एक शख्स के बारे में नहीं कंडक्ट की जाती, बल्कि लोगों के बारे में हम बात करते हैं। हमारे लोग ऐसे हैं, पंजाब में ऐसा होता है, सिंध में यूँ होता है, KPK में यूँ होता है, स्कूल्स में यूँ होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में इस तरह से होता है। तो इट्स अबाउट पॉपुलेशन, नॉट इंडिविजुअल्स। इसका डेटा ज़्यादा लोगों के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि लोकल प्रॉब्लम्स के को आइडेंटिफाई किया जाए और उसको एक्सप्लेन किया जाए। इसका स्कोप बहुत वास्ट होता है। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह का डेटा कलेक्ट किया जाता है। क्वांटिटेटिव का मतलब है नंबर्स, फॉर एग्जांपल कितने लड़कियां स्कूल जाती हैं, कितने परसेंट ऑफ गर्ल्स स्कूल जाती हैं, कितने परसेंट ऑफ बॉयज़ किस रेशो से पास आउट होते हैं। और क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकता है जिसके अंदर, जिसको कि नंबर्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसा डेटा भी आप जमा कर सकते हैं। डेटा जमा करने पे तो कोई मसला ही नहीं है, जिस चीज़ पे चाहे डेटा जमा करें। मैथमेटिकली भी आप इसको कंडक्ट भी कर सकते हैं, नंबर्स में निकाल सकते हैं, वर्बल इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं इसके लिए आप। तो जनरल से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसकी चैप्टर में जब डेप्थ में जाएंगे तो वहाँ भी थोड़ा सा इसको देख लेंगे। और स्टेप्स जो हैं अगेन इसके चैप्टर में आएंगे, यहाँ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव अपना लिखते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर जनरल लिखते हैं, फिर स्पेसिफिक लिखते हैं। जनरली आप क्या करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली इस रिसर्च में क्या करना चाह रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन का साइज़ और डिज़ाइन बताते हैं कि मेरे सैम्पल का डिज़ाइन क्या होगा, सैम्पल का साइज़ क्या होगा। फिर क्वेश्चनेयर बनाते हैं, क्वेश्चनेयर कंडक्ट करते हैं, फिर अपना एनालिसिस करते हैं अपने प्लान का कि आप कैसे लेके जाएंगे। उसके बाद आप अपने डेटा का टाइप टेबल्स वगैरह बना के चार्ट्स वार्ट्स बनाते हैं डेटा के कि ये इन्फॉर्मेशन जमा हुई है, उसका एनालिसिस करते हैं कि पता ये चला कि ज़्यादातर लोग ऐसा बिहेव करते हैं, और उसकी रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी जाती है। तो ये स्टेप्स हैं जो कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में फॉलो करते हैं। जब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलूँ तो समझ जाएं कि ये सर्वे, क्वेश्चनेयर, इस तरह की बात हो रही है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के चैप्टर में हम बहुत डेप्थ में देखेंगे तफसील से कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस किस तरह से की जाती है। और जो लोग टेक्निकली चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे उनके लिए वो दूसरा चैप्टर है जो कि उनको एग्ज़ाम के लिए छोड़ देना चाहिए, बहरहाल लेकिन एक दफ़ा ज़रूर गुजार लेना चाहिए।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं, लाजमन जब एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस दवा से जहानत तेज़ हो जाती है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इस केमिकल को खिलाने से जहानत तेज़ हो जाती है, तो हम हमेशा कंट्रोल बनाते हैं। अच्छा, कंट्रोल क्या करते हैं, कंट्रोल वो ग्रुप होता है जिसको कि वो दवा नहीं दी जाएगी, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया और जिस पे नहीं किया गया, दोनों के रिजल्ट्स को निकाल के देखा जाता है कि क्या वाकई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। अच्छा, कंट्रोल्स हम किस किस तरह के करते हैं, हम फिज़िकल कंट्रोल भी करते हैं, हम सेलेक्टिव होते हैं कि हम इसको लें, ऐसे ऐसे सैंपल लें जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो पॉपुलेशन का। स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करते हैं कंट्रोल के लिए। रैंडमाइज़ करते हैं। रैंडमाइज़ करने से क्या फ़ायदा होता है, रैंडम का मतलब ये होता है कि हम जानबूझ के अपनी मर्ज़ी से कुछ ख़ास बच्चे सेलेक्ट कर लेंगे, हम ये कोर्स जिसको कराएँगे वो तेज़ हो जाएगा, तो हम बच्चे ऐसे सेलेक्ट करें जो तेज़ हैं, ऐसा ना हो, बल्कि रैंडम सेलेक्ट करें जिसमें हर तरह के लोग आने का चांस हो। फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में लाजिम है, हर रिसर्च में लाजिम है कि वो रेप्लिकेबल हो, तभी उस रिज़ल्ट को माना जाएगा। यानी एक दफ़ा करके देखा तो वो हर जगह अप्लाई, कम अज़ कम जहाँ जिस जिस पॉपुलेशन के लिए वो की गई है उस पॉपुलेशन को अप्लाई होता है। इसके स्टेप्स बहुत छोटे से हैं, प्लान है, कंडक्ट है और रिपोर्ट है। अच्छा जी, इसके डिज़ाइन के अंदर आप सिंगल भी कर सकते हैं, पैरेलल भी कर सकते हैं, और ये सारी तफसील जो है ना, ये इसके चैप्टर में आ रही है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का चैप्टर है, उसमें बहुत तफसील से इसकी डिटेल्स आ रही हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं डिज़ाइन के जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अडॉप्ट किए जाते हैं। उसको फिर हम वहाँ देख लेंगे, और उसमें रोटेशनल भी है, सिंगल भी है, पैरेलल भी है। अच्छा, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये आसान सी बात है, समझ लेते हैं कि ट्रायल एंड एरर भी एक एक्सपेरिमेंट है, करके देखा हुआ कि नहीं हुआ, ओके, अब दूसरी चीज़ करके देखो हुई कि नहीं हुई, अब फिर तीसरी चीज़ अप्लाई करके देखो। एक है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशनल है, जिसमें हम जो है वो सारे वेरिएबल्स अपने कंट्रोल में करके एक एक चीज़ चेंज करके देख सकते हैं। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें आप नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, आप जो है वो एक्सपर्ट फैक्चुअल रिसर्च कर रहे होते हैं, आप लेबॉर्ट्री में रिसर्च कर रहे होते हैं, आप फैक्ट्स तलाश करते हैं एक्सपर्ट्स की मदद से, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, या आप लैब में केमिकल्स मिक्स करके, या आप मुख्तलिफ रैट्स को मुख्तलिफ चीज़ें खिलाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स थी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। इस चैप्टर से आपका टेक अवे क्या होना चाहिए, आपको आंखें बंद करके ये याद हो जाए कि रिसर्च की तीन टाइप्स बाय, या तीन वेज बाय पर्पज़ हैं, और तीन वेज बाय मेथड हैं। बाय पर्पज़ जो है वो बेसिक है, अप्लाइड है और एक्शन है, और बाय मेथड जो है वो हिस्टोरिकल है, डिस्क्रिप्टिव है और एक्सपेरिमेंटल है। और बुनियादी तौर पे आपको, आप क्लियर हो कि क्या मतलब होता है, इसमें करना क्या होता है। तो जब मैं कहूँ बेसिक, तो आपके जहन में हो बेसिक या फंडामेंटल, तो आपके जहन में हो कि इसमें कोई बुक लिखनी है, कोई थ्योरी बनानी है। मैं कहूँ अप्लाइड, तो एग्जिस्टिंग थ्योरीज को ट्राई करके देखना है कि इस इन्वायरमेंट में ये थ्योरी कैसे अप्लाई होती है। और अगर मैं कहूँ एक्शन, तो आप कहेंगे कि डे टू डे कंडक्ट की जा सकती है, इसके लिए बाकायदा थ्योरीज बना के, पेस्टिसाइड्स दे के, अब पूरा पूरा कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हैंड्स ऑन की जाती है। ये एक कॉमन मैन भी कर सकता है, और इसको सिस्टमेटिकली भी किया जा सकता है, कर सकते हैं, लेकिन इसका आमतौर पे पर्पस बहुत ही शॉर्ट टर्म या बहुत ही स्पेसिफिक एरिया के अंदर हम इसको टेस्ट करके देख रहे होते हैं, इससे जनरलाइज रिजल्ट नहीं निकालते। ये तो पर्पस के अतबार से हो गया। और मेथड के अतबार से हिस्टोरिकल भी हो सकती है कि आपने हिस्टोरिकल डेटा को निकाल लिया, तफसील आएगी अभी पूरी चैप्टर में। ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, जिसमें आप खुद सर्वे कर रहे हो, और इसके अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंटल वे भी अपना सकते हैं कि आप चीज़ों को खुद मैनिपुलेट करके देखें कि क्या रिजल्ट निकला। अगर ये क्लियर हो गया, चैप्टर 2 ही क्लियर नहीं हुआ आपका, खाली आपका पूरी पूरी बुक क्लियर हो गई। इसीलिए मैंने कहा था कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा आसान है। आप देखिएगा कितना मज़ेदार, अगला चैप्टर का कितने नोट्स हैं मेरे पास, बस। हिस्टोरिकल रिसर्च यूनिट 3 ज़रूर तैयार करना है सवाल के लिए, क्योंकि बस इतना ही है इसमें। क्या है हिस्टोरिकल? एक क्वेश्चन है कि हिस्ट्री साइंस है कि नहीं है, उसके बारे में दोनों चीज़ें आप लिख दीजिएगा। जैसे हिस्ट्री एक आर्ट भी है, और हिस्ट्री एक साइंटिफिक तरीका भी है चीज़ नॉलेज जमा करने का। इसके बारे में आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि हाँ, आर्ट क्यों है,
क्योंकि ये लोगों का के ख्याल हैं, लोगों का परसेप्शन है। और साइंस क्यों है? क्योंकि इसको तरतीब देने में आपको कोई मेथड अप्लाई करना पड़ता है कि किसी किसी बुनियाद पे आप कहेंगे कि ये बात सच है और ये बात झूठ है। फिर दूसरी बात ये कि हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर जो सोर्सेज हैं उनकी टाइप्स की क्लासिफिकेशन के कौन कौन से सोर्सेज लिए जा सकते, कहाँ से आता है डेटा, तो ये एक लिस्ट है। अगेन मैं तो इसको वैसे ही बता सकता हूँ, यानी इस अगर मुझसे कहा जाए कि हिस्टोरिकल रिसर्च करनी है तो मैं कह सकता हूँ ओके, मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूँ, ज़माना कबल कदीम। तो मैं कहूँगा कि जी वो रेलिक्स और वो जो कोई हड्डियाँ होंगी वो भी, उनसे भी रिसर्च की जा सकती है, हिस्टोरिकल डेटा है वो भी। कोई इंसानों की बनाई हुई कदीम आड़ी तिरछी लकीरें जो उन्होंने केव में बनाई होंगी वो भी हिस्टोरिकल। तो वहाँ से शुरू करते हैं, आगे आते जाते हैं। तो क्या क्या कहाँ कहाँ से उठाई जा सकती है हिस्टोरिकल रिसर्च? फिजिकल रिमेन्स, कोई चीज़ें जो पीछे रह गई हैं लोगों की छोड़ी हुई, कोई घर, ये फिजिकल हों, कोई घर हैं इनके देख के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, इनका डिज़ाइन, इनका मेथड, इनके मटेरियल। ह्यूमन रिमेन्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, कोई इंसानों ने कोई ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं जो इंसान से वाबस्ता हैं, उसमें ह्यूमन की फिजिकलिटी भी हो सकती है, ह्यूमन की बनाई हुई चीज़ें भी हो सकती हैं। ऐसी चीज़ें जो ओरली ट्रांसमिटेड थी, कि सीना बसीना चली हैं, आप भी सुन रहे हैं और उसकी मदद से कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो ड्यूरेबल थी अब पीछे रह गई, जैसे कि मोइंजोदड़ो में से निकली हैं जी, कोई कोई मुजस्समा निकल आया, कोई वाज निकल आया, कोई कोई ऐसी चीज़ जिसको कि आप स्टडी करके कुछ बता सकें कि उस ज़माने के लोग इस तरह के हथियार इस्तेमाल करते थे। हैंड रिटन मटेरियल हो सकता है, लोगों ने खुद अपने हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट लिखे हों, स्क्रॉल्स हों, उसको स्टडी करके आप बता सकते हैं कि उस ज़माने में क्या हो रहा था। प्रिंटेड मटेरियल हो सकता है, आप करीब आते जा रहे हैं ना, करीब के दौर में प्रिंटेड मटेरियल है, आप छपी हुई किताबों को देखकर उसमें से निकाल सकते हैं कि कायद आज़म का रुझान पाकिस्तान की तरफ क्या था। ये हिस्टोरिकल रिसर्च होगी। आप ऑब्जर्वर्स के इंटरव्यू खुद कर सकते हैं या इंटरव्यूज़, छपे हुए इंटरव्यूज़ की मदद से हेल्प ले सकते हैं। ये बिल्कुल रिसेंट हो गया कि ऐसे लोग जिन्होंने कि उसको होते हुए देखा उनकी बातें। तो जैसे तरीके पाकिस्तान के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे होंगे तो मुख्तलिफ लोगों ने उसको मुख्तलिफ जावियों से देखा। पाकिस्तान के जो सोर्सेज हैं उसमें आप पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं उनकी किताबें पढ़ें, हिस्टोरिकल रिसर्च है। ब्रिटिशर्स की पढ़ सकते हैं कि वो एक और पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, उनकी किताबें भी हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएंगी। ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं, और डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स से आप निकाल सकते हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हो सकती हैं जो उस वक्त की निकलेंगी, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं। रेलिक्स का मतलब है वो पुरानी चीज़ें, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, बुक्स हैं, स्क्रोल्स हैं जो पुराने पड़े हुए हैं। ये सब सोर्सेज हैं और ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में तब्दील बांटे जा सकते हैं। प्राइमरी मतलब वो डायरेक्ट आप उस शख्स तक पहुंच जाएं जो वो हिस्ट्री बयान कर रहा है, और सेकेंडरी मतलब उसकी बयान की हुई हिस्ट्री किसी किताब से आपने उठा ली। हिस्ट्री के ऊपर क्रिटिसिज्म क्या होता है? एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। इंटरनल का मतलब है उस शख्स की ज़ात पे आप सवाल उठा रहे हैं, वो शख्स जो कि हिस्ट्री बयान कर रहा है, जिस शख्स से शुरू हुई है बात कहना, जिसने कई दफ़ा आपको बताया कि ऐसा हुआ था, वो शख्स ज़ाती तौर पर रिलायबल है या नहीं है, ये इंटरनल क्रिटिसिज्म है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है वो उस शख्स का इंटरव्यू जिस किताब में छपा, वो किताब कितनी रिलायबल है, वो जिस सोर्स से होता हुआ आपके पास आया वो सोर्सेज कितने रिलायबल हैं, इनको आप टेस्ट करते हैं तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है। मुख्तलिफ तरह के हाइपोथेसिस हो सकते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहता हूँ कि 50s में जो एजुकेशन सिस्टम था वो रोमन एरा से लिया गया था, अब मैं इसके लिए किताबें निकाल लूँ, उठाऊँ चीज़ें। या मैं कहूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो जिस तरह से 60s में परफॉर्म कर रही थी उस तरह से 80s में नहीं कर रही, ये भी हिस्टोरिकल डेटा उठाऊँ, उस डेटा की मदद से फैक्ट्स निकाल के बता दूँ, और ख़त्म हो गया चैप्टर। वाह भाई। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है क्लासिफिकेशन और क्रिटिसिज्म। तो ये ख़त्म हुई हिस्टोरिकल रिसर्च। अगला सवाल है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। ये भी मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि एक तो पहला चैप्टर अगर आपको याद करने बैठ रहे हैं तो फिर ना कीजिएगा, वरना तो वैसे तो मेरे हिसाब से याद करने की ज़रूरत नहीं थी, तो कर लेना चाहिए। जो चैप्टर आपको छोड़ना चाहिए है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए वो फोर्थ चैप्टर है। तो आप इवन अगर इसकी पूरी ऑडियो भी आगे तक स्किप कर देंगे तो डजेंट मैटर, क्योंकि अब और आगे कहीं नहीं आएगी, ये सिर्फ इस फोर्थ चैप्टर में ही इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। नॉर्मली हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कर रहे होते, इसीलिए ये लोगों के लिए अजनबी फील होती है उनको। खैर हमने इसको कई जगह अप्लाई किया, सोशल साइंसेज में भी इसको अप्लाई किया,
और वाकई इससे बहुत से रियल रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। लेट्स डिग इनटू इट। इसमें बहुत सारी बातें हैं। पहला एक तरीका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक तरीका है, जिसका हम कहते हैं वील टेक अ सिंगल वेरिएबल एंड देन वील कीप ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, दिस इज द लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। इसी में जब एक बात की जाए कि कंपोनेंट्स कितने होते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो दो होते हैं, एक जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जाए और एक जिसको कंट्रोल किया जाए। तो ये मैंने पहले ही बताई थी, फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम एक ही ग्रुप के साथ नहीं करते, बल्कि एक ग्रुप वो लेते हैं जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए और एक वो लेते हैं जिस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाए, ताकि देखेंगे वाकई फ़र्क पड़ा। साइंस में जैसे मेडिसिन में होता है ना, एक नई दवा ईजाद की जिसको खाने से पतले हो जाते हैं, तो 50 लोगों को खिलाई जिनको के असल दवा खिलाई, और 50 लोग और दिए जिनको प्लासीबो खिलाई। प्लासीबो कहते हैं वो दवा जिसके अंदर कुछ था नहीं, खाली ऐसी थी बस वो। तो देखा कि इन 50 में और उन 50 में क्या फ़र्क पड़ा ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और नतीजा निकाला कि एक्सपेरिमेंटल में ज़्यादा पतले हुए और कंट्रोल ग्रुप उतना पतला नहीं हुआ। कंट्रोल ग्रुप भी उतना ही पतला हो गया, तो इसका मतलब है हाइपोथेसिस में हम फेल हो गए कि नहीं, हमारी दवा नहीं इफेक्टिव रही। अच्छा, जो वेरिएबल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, वो इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं? वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम चेंज करके देख रहे होते हैं। डिपेंडेंट वो होते हैं जिनमें चेंज आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल प्राइस बढ़ा के देखते हैं डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो बढ़ा के जिसको देखा वो इंडिपेंडेंट था, उसकी वजह से जिसमें फ़र्क आया वो डिपेंडेंट था। लोगों की इनकम ग्रुप बढ़ा के देखते हैं, उससे लोगों की परचेजिंग पैटर्न में क्या फ़र्क पड़ता है, जो बढ़ाया वो इंडिपेंडेंट था, जिसने अफेक्ट देखा वो डिपेंडेंट था। उसके अलावा दो तरह के वेरिएबल्स और होते हैं। एक वो जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम उनको उनके ऊपर चेंजेस नहीं कर रहे होते हैं, उनको स्टडी करना फिलहाल डायरेक्ट मकसद नहीं होता, लेकिन वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं, नोन भी होता है, उनका इफेक्ट भी हमें पता होता है कि किस डायरेक्शन में होगा। जैसे मैंने कहा कि जब किसी के फॉर एग्जांपल इनकम बढ़ती है, तो उसका एजुकेशन के ऊपर खर्चा कितना बढ़ता है। तो इंडिपेंडेंट इनकम थी, डिपेंडेंट एजुकेशन एक्सपेंस था। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल उस शख्स का बैकग्राउंड क्या था, उस शख्स के जो क्लास थी, वो किस क्लास से ताल्लुक़ रखता था, ये एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। लेकिन अभी हम इसको स्टडी नहीं कर रहे, ये इंटरवीनिंग वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन कुछ वेरिएबल एक्सट्रानस होते हैं या एक्सट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं। ये वेरिएबल वो होते हैं, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते थे स्टोकास्टिक वेरिएबल्स, जिनको कि हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे होते, उनका उनका बिहेवियर ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे होते, लेकिन हमें पता है कि हाँ इनका इम्पैक्ट होगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वी डोंट नो, बट दे हैव देयर इन्फ्लुएंस ऑन आवर स्टडी एज वेल। तो हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल वेरिएबल्स कम से कम हो जाएं। हम चाहते हैं कि कम से कम ऐसी चीज़ें हों जो अननोन हो, या हमें पता भी हो तो उनका इफेक्ट हम कैलकुलेट ना कर सकते हों। तो हम चाहते हैं ऐसा कम से कम हो। ठीक है, तो ये हिडन भी होते हैं, या बहुत दफ़ा मसला होता है इनका सबसे बड़ा कि अनमेजर्ड होते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो हम अगली बात करते हैं कि जो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स हैं उनके कंट्रोल के क्या तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि सूरत हाल में से उनको निकाल दिया जाए। रिसर्च ऐसे कंडक्ट की जाए, एक्सपेरिमेंट ऐसे किया जाए कि कोई और वेरिएबल कांस्टेंट हो हर चीज़। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि इस नए टीचर के आने से या इस नए निसाब के आने से बच्चों की दिलचस्पी में क्या फ़र्क पड़ा, तो मैं लाइटिंग कांस्टेंट रखूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखूँ, ये एक्सटर्नल्स हो सकते हैं, क्योंकि इनसे हो सकता है फ़र्क इनकी वजह से पड़ना शुरू हो जाए, कुछ पता नहीं। तो अगेन कुछ पता नहीं, इनसे कोई फ़र्क ना पड़ जाए वाली चीज़ों को कांस्टेंट रखने की कोशिश की जाती है, यानी इस तरह की चीज़ों को निकाल ही दिया जाए, इसकी तब्दीलियों को निकाल दिया जाए। फिर रैंडमाइजेशन की जाए, यानी ऐसा ना हो कि एक ख़ास ग्रुप से ही लोगों को उठा के रिसर्च हो रही है, बल्कि कुछ वहाँ से उठाएं, कुछ यहाँ से उठाएं, कुछ वहाँ से उठाएं, तो ऑटोमेटिकली इनका इफ़ेक्ट कम हो सकता है। उसके अलावा दो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर लिए जाएं, उससे भी कंट्रोल करना आसान होता है एक्सट्रानियस वेरिएबल्स का। फिर बैलेंसिंग केसेस और एनालिसिस ऑफ कन्वीनियंस कर दिया जाए। देखिए अपनी राइटिंग ही खुद ख़राब समझ में नहीं आई, कोवेरियंस है, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। अच्छा, ये दोनों जो हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। बैलेंसिंग केसेस का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है वो आप
मीन और वेरिएंस। अब आपको अगर डेटा को के बारे में कुछ पता हो तो इसको आप आसानी से समझ लेंगे कि हम चाहते हैं कि जो डेटा निकला है, मुख्तलिफ जो एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं मुख्तलिफ केसेस में, ख़ास तौर पे जब हमने मैचिंग केसेस किए हैं, यानी एक से ज़्यादा जगहों पे रिसर्च अप्लाई की है, करके देखी है, तो यहाँ जो वेरिएंस आ रही थी और यहाँ जो वेरिएंस आ रही थी, इनको हमने देखा और इसकी बुनियाद पर हमने थोड़ा सा बैलेंस किया अपने रिज़ल्ट्स को, कि इसका मतलब है कि इस वेरिएंस अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि जो डेटा है उसके अंदर एक्सट्रानियस वेरिएबल्स का इम्पेक्ट है। और फिर हम एनालिसिस के वक्त ये फ़ैसला कर लेते हैं बाद औक़ात कि यार ये जो फ़र्क आया है ना, ये फ़र्क हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से नहीं आया, बल्कि ये अदर वेरिएबल्स की वजह से आया, स्टोकास्टिक वेरिएबल्स की वजह से आया, उसका उसका कांस्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें हम कोवेरिएंस निकालना भी इसको हम कहते हैं। फिर अगला टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। क्या मतलब हुआ? इंटरनली वैलिड एक्सपेरिमेंट तब माना जाएगा कि कम अज़ कम इतना तो रिज़ल्ट निकले, तब हम मानेंगे कि हाँ ऐसा होता है। ये दवा खा के आप बहुत ताकतवर हो जाते हैं, तो कम से कम इतने लोगों पे तो आपने इसको प्रूफ किया हो, इस रिसर्च की कम से कम इतनी तो स्ट्रेंथ हो, इतने परसेंट इफेक्ट आया हो, तो मानेंगे वाकई ताकत पे फ़र्क पड़ता है। तो जो इफेक्ट है उसका, वो इफेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो ये कहलाया जाएगा इंटरनल वैलिडिटी। और वो इफेक्ट बाकी लोगों पे भी पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये कहलाएगी एक्सटर्नल वैलिडिटी। अच्छा, अब आ रहे हैं इसकी हाईली टेक्निकल एरिया के ऊपर के मुख्तलिफ स्टाइल हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के, जिसमें टी का मतलब ट्रीटमेंट, यानी वो जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, वो एक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट टी ट्रीटमेंट कहलाता है। ठीक है, हमने कब टेस्ट किया कि क्या नताइज निकले, वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। वो लोग जिन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको ई एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। वो लोग जिन पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ टेस्ट किया चेक करने के लिए, वो कंट्रोल ग्रुप कहलाता है। कि एक को दवा खिलाई थी, दूसरे को नहीं खिलाई थी, जिसको खिलाई थी वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जिसको नहीं खिलाई थी वो कंट्रोल ग्रुप है। उसके बाद आर का मतलब होता है हमने सिलेक्शन रेंडमली की है, हमने अपनी मर्जी से लोगों को सेलेक्ट नहीं कर लिया, बल्कि हमने एक रैंडम प्रोसेस फॉलो किया है। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो हैं वो कोई 13 तरह के हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि एग्जाम के लिए इस चैप्टर को छोड़ना है। पहला है जी सबसे सिंपल डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंट करके सिर्फ ऑब्जर्वेशन ले लो कि क्या हुआ, टेस्ट करो, ऑब्जर्वेशन ले लो। दूसरा तरीका है प्री पोस्ट, पहले टेस्ट करने से पहले देखो कि क्या असरात थे, टेस्ट करने के बाद देखो कि असरात में क्या फ़र्क पड़ा। एक है जी ये जो हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप के साथ, जिसको हम कहते हैं स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। आपने उन लोगों को लिया जिन पे एक्सपेरिमेंट करना था, उन लोगों के लिए जिन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना था। एक्सपेरिमेंट वालों को टेस्ट से गुजारा और एक ऑब्जर्वेशन ली, जिन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना था उनको टेस्ट से नहीं गुजारा और ऑब्जर्वेशन ली, देखा कि टेस्ट से जिनको गुजारा था उन पे क्या फ़र्क पड़ा। फिर बाद औक़ात हम रैंडम सेलेक्ट करते हैं और खाली पोस्ट ऑब्जर्वेशन लेते हैं, प्री ऑब्जर्वेशन नहीं लेते। ये बताने के लिए कहा जा रहा है पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप। इक्विवेलेंट ग्रुप का मतलब एक जैसे ग्रुप लिए और रैंडम लिए, दो रैंडम ग्रुप लिए, एक पे एक्सपेरिमेंट किया एक पे नहीं किया, एक पे टेस्ट किया एक पे टेस्ट नहीं किया, दोनों को ऑब्जर्व कर लिया। एक प्री पोस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप है। इक्विवेलेंट का लफ्ज आते ही मतलब हुआ रैंडम सिलेक्शन हुई है, रैंडम सिलेक्शन ली, दोनों ग्रुप्स को टेस्ट से पहले चेक किया, ऑब्जर्वेशन 1 और ऑब्जर्वेशन 3। फिर एक को टेस्ट से गुजारा, फिर ऑब्जर्व करके देखा उस पर क्या फ़र्क पड़ा, दूसरे को टेस्ट से नहीं गुजारा और देखा कि इस पर क्या फ़र्क पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा टेस्ट से कुछ ना हो रहा हो वैसे ही फ़र्क पड़ रहे हों। इनका डिफरेंस निकालने के लिए आप O2 से O1 माइनस करके डिफरेंस निकाल सकते हैं और O4 से O3 माइनस करके डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक सोलोमन का 4 ग्रुप मेथड है, एक्सटेंसिव मेथड है, जिसमें आप चारों ग्रुप रैंडम लेते हैं, उनमें से 2 पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, 2 पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। जिन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर प्री भी करते हैं रिसर्च और पोस्ट भी डेटा कलेक्ट करते हैं। पहले क्या हालात थे, टेस्ट किया, बाद में क्या हालात हुए। दूसरा ग्रुप लिया, पहले क्या हालात थी, टेस्ट से नहीं गुजारा, दवा नहीं खिलाई और बाद में क्या हालात हुए। फिर पहला ग्रुप लेते हैं, एक और ग्रुप लेते हैं जिन पे टेस्ट करते हैं, उनको जो है वो टेस्ट से तो गुजारते हैं लेकिन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन नहीं लेते, डायरेक्टली उनका इम्पैक्ट देखते हैं क्या हुआ। तो ये इस तरह से 4 ग्रुप्स में इस रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर एक ऑप्शन था क्वासी डिज़ाइन।
अब ये रैंडम नहीं रहा, हमारे पास कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हम जनरली किसी रैंडम तरीके से नहीं उठा सकते, बल्कि हम अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें किस पे रिसर्च करनी है, तो उसको कॉसी मेथड्स कहते हैं। उसके अंदर प्री पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आर नहीं लगा, यानी अब हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि कुछ पे एक्सपेरिमेंट किया, उसकी प्री किया और पोस्ट की ऑब्जर्वेशन, टेस्ट के से पहले, टेस्ट के बाद, और कुछ कंट्रोल लोगों को उठाया, उनकी प्री और पोस्ट कर ली, लेकिन टेस्ट से नहीं गुजारा, दवा नहीं खिलाई। इसी तरह से कॉसी में टाइम सीरीज़ भी होता है, आप ऑब्जर्वेशन लेते रहें 1 2 3 4, फिर टेस्ट से गुजारें, फिर ऑब्जर्वेशन लें 1 2 3 4, और वक्त के साथ साथ देखें क्या इफेक्ट पड़ा। ये आमतौर पे देखें, ये बहुत अच्छा अप्लाई होते हैं सारी चीज़ें, ये सारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ना फार्मेसी में, फार्मा इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अप्लाई होती हुई नज़र आती है। इनकी एप्लीकेशंस की एग्जांपल्स बड़ी अच्छी निकाल सकते हैं कि आप एक शख्स की स्लीपिंग हैबिट्स नोट कर रहे हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर दवा खिलाई, फिर देख रहे हैं 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। फिर इक्विवेलेंट टाइम सैंपल होता है कि पहले टाइम कोई दवा टेस्ट के लिए दिया आपने, उससे पहले देखा, उसके बाद देखा, फिर दवा नहीं दी, फिर उसके बाद देखा, फिर दवा दी, फिर उसके बाद देखा, फिर दवा नहीं दी, फिर उसके बाद देखा। तो दवा दे के और दवा ना दे के मुख्तलिफ ऑन एंड ऑफ टाइमिंग्स में आप इफेक्ट देखते हैं, इसको इक्विवेलेंट टाइम सैंपल कहते हैं। यहाँ पे टाइम सीरीज थी जिसमें कि आप एक कंटिन्यूस सैंपल लिए जा रहे थे, एक अचानक बीच में दवा दी थी, इसमें दवा दे रहे हैं, दवा नहीं दे रहे, दवा दे रहे हैं। अच्छा, दवा देना मैं टेस्ट की जगह लफ्ज़ दवा देना इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आसानी से समझ में आती है बात। फिर आप जो है वो प्री पोस्ट टेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर के आप 2 डिफरेंट मैनेजमेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। आप जो टेस्टिंग मेथड यूज़ किया था, आपको लगता है, हो सकता है मेरे टेस्टिंग मेथड से कोई फ़र्क पड़ रहा हो, इस तरह से बात कर रहा हूँ तो उससे कोई फ़र्क पड़ रहा हो, जिसकी मिसाल यूँ हो सकती है कि करिकुलम आपने एक लिया, उसको चेक करना चाहते हैं, लेकिन जो बंदा वो करिकुलम अप्लाई कर रहा है उससे भी फ़र्क पड़ सकता है शायद, इसलिए एक दफ़ा करिकुलम एक बंदे से करवाया, दूसरी दफ़ा करिकुलम दूसरे बंदे से करवाया, दोनों की प्री और पोस्ट टेस्टिंग कर ली, ये कहलाता है इक्विवेलेंट मटेरियल प्री पोस्ट। फिर एक होता है फोर्स एक्सपेरिमेंट, उसमें ऑब्जर्वेशन लेते हैं प्री, फिर टेस्ट से गुजारते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ये तो नॉर्मल बात हो गई। अगेन कंट्रोल ग्रुप के साथ भी यही करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, टेस्ट से नहीं गुजारते, फिर ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर एक और ग्रुप लेते हैं, उसके साथ भी यही करते हैं कंट्रोल, और फिर चौथा ग्रुप लेते हैं, उसको टेस्ट से गुजारते हैं। तो यूँ आप 4 साइकिल्स में करते हैं, ताकि आप ये चेक कर सकें कि कितना वैलिड है, हर दफ़ा हो रहा है या नहीं हो रहा। काउंटर बैलेंसिंग मेथड है, इसमें आप 4, ये तो 2 ग्रुप पे था ना, मैं 4 ग्रुप पे बता देता हूँ, सबसे एक्सपेंसिव है। 4 ग्रुप लिया आपने और मुख्तलिफ तरह के टेस्ट से गुजारना चाहते हैं, मल्टीपल टेस्ट करना चाहते हैं, तो उन ग्रुप्स पे टेस्ट भी ना आप मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ टेस्ट मुख्तलिफ एरिया से शुरू कर रहे हैं। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 आपके स्पेसिफाइड थे, तो ग्रुप ए को पहले टेस्ट 1 दिया, फिर टेस्ट 2 और टेस्ट 3, टेस्ट 4 दिया, ग्रुप बी को पहले टेस्ट 2 दिया, फिर टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 1 दे दिया। तो ये आपने सीक्वेंस चेंज कर करके देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले टेस्ट की वजह से ऑटोमेटिकली लोग दूसरे टेस्ट के लिए तैयार हो गए थे। तो आपने जब सीक्वेंस चेंज की तो ये कंफर्म हो गया कि नहीं, ये टेस्ट की सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या हो सकता है पड़ रहा हो, तो आपकी रिसर्च का नतीजा उस तरह से निकलेगा। फैक्टोरियल डिज़ाइन भी है, जिसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ चेक कर सकते हैं कि लेक्चर बेहतर है, डिस्कशन बेहतर है, और लड़के बेहतर समझ रहे हैं या लड़कियाँ बेहतर समझ रहे हैं, तो ये पूरा एक एक फुल स्टडी मल्टी वेरिएबल बन जाती है। तो भाई ये तफसीलात हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, जो ना जिनकी ज़रूरत ना आपको एग्ज़ाम के लिए पड़ेगी, ना आप इसको नॉर्मली अपनी सोशल सेक्टर में अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एडवांस लेवल पे हमने तो इसको अप्लाई किया है, और इसकी मदद से हमने बड़े स्ट्रॉन्ग और ड्रास्टिक किस्म के नताइज निकाले, आई ओपनिंग नताइज निकाले, और प्री पोस्ट की बड़ी बहुत इम्पैक्ट होता है, ट्रेनिंग के एरिया में बहुत इम्पैक्ट है कि अगर आप प्री करते हैं टेस्ट, उसके बाद एक ट्रेनिंग से गुजारते हैं, फिर पोस्ट टेस्ट करते हैं, तो बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट सामने आते हैं। उनको न्यूमेरिकली भी आप क्वांटिटेटिव भी बना सकते हैं, लेकिन ये एक आउट ऑफ द कोर्स बात है, इस चैप्टर को आप वैसे छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब फिर वही छोटी छोटी बातें आ गई, जैसे मैंने कहा था कि जी हमने हिस्टोरिकल रिसर्च समझी, अब हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के स्टेप्स मैंने कहा था ना कि पहले भी आए थे, फिर दोबारा वही आ गए, बार बार ही आए जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये लफ्ज़ फजूल लिखा है कि इसको यहाँ दे तो दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहले हम देख चुके हैं। सिचुएशन आप देखते हैं, उसके बाद आप प्रॉब्लम डिफ़ाइन करते हैं, फिर आप जो है वो उस प्रॉब्लम को
अजम्पशंस उसके बारे में बताते हैं, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, फिर डेटा कलेक्शन की टेक्निक्स बताते हैं क्या क्या होंगी, फिर डेटा को कैटेगराइज करते हैं, फिर डेटा को वैलिडेट करते हैं कि सही था कि नहीं था, फिर ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, फिर बताते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं। तो ये एक जनरल सी लिस्ट है। इस लिस्ट की तफसील आखिर में फिर आएगी एक और चैप्टर में, वहाँ हम इसको मज़ीद देख लेंगे, इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बात हो रही थी जो असल काम की बात है इस चैप्टर में, कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कुछ टाइप्स हैं, और वो टाइप्स क्या हैं? सर्वे, या फिर इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़, या फिर डेवलपमेंटल स्टडीज़। डिस्क्रिप्टिव की बात हुई तो क्या हुआ था? हिस्टोरिकल में पहले का डेटा कलेक्ट किया था, एक्सपेरिमेंटल में तजर्बा करके देख रहे थे, और डिस्क्रिप्टिव में डेटा कलेक्ट खुद कर रहे हैं मुख्तलिफ सर्वेस के थ्रू। अब सर्वे का मतलब क्या होता है? आप स्कूल में जाके सर्वे कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, आप दिख जी, आप बताइए आपके स्कूल का के कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, बच्चों को कितने गेम पीरियड्स में मज़ा आता है, हफ्ते में कितने होने चाहिए, ओपिनियन सर्वे ले लिया आपने। तो स्कूल से सर्वे भी किया जा सकता है, उनके रिजल्ट्स पे भी, उनके करिकुलम पे भी, उनके बिहेवियर पे भी, तरह तरह की बातें मालूम की जा सकती हैं। जितना आप सोच सकते हैं वो सब कुछ मालूम किया जा सकता है। पब्लिक ओपिनियन भी होता है, आपके ख्याल से क्या बेहतर है, कौन सा पॉलिटिशियन बेहतर है, कौन सा एजुकेशन मेथड बेहतर है, कौन सी लैंग्वेज में एजुकेशन होनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है। तो लोगों के ख्याल के ऊपर आप डेटा जमा कर सकते हैं। कम्युनिटी के ऊपर डेटा जमा कर सकते हैं, कम्युनिटी के फैक्टर्स, मतलब इस कम्युनिटी की क्या आदत हैं, इस कम्युनिटी के क्या हालात हैं, इस कम्युनिटी की हेल्थ के हालात क्या हैं, इस कम्युनिटी की एज ज़िंदा रहने की कितनी है, इस कम्युनिटी में जेंडर कितने, कौन सी जेंडर कितनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, सर्वे डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स का सर्वे कर सकते हैं निकाल निकाल के। किसी जॉब का एनालिसिस भी सर्वे कहलाता है, यानी आप जाएं और देखें इस जॉब में क्या क्या काम करने हो सकते हैं। ये प्रोफेशनली किया जाता है। एक टीचर के करने वाले काम क्या क्या हैं, आप जाके स्टडी करना शुरू कर दें मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर, ये सर्वे हो जाएगा कि इस स्कूल में टीचर के करने का काम क्या है, उस स्कूल में क्या है, ये भी एक सर्वे हो सकता है। ठीक है, फॉलो अप स्टडीज़ क्या होती है कि किसी काम से फारिग होने के बाद उसको टेस्ट किया जाए कि अब उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उन कामों का। जैसे स्कूल से फारिग होने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर जब आप रिसर्च करेंगे तो फॉलो अप स्टडी कहलाएगी कि इस स्कूल से फारिग होकर बच्चों की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ा। तो ये सर्वे के मुख्तलिफ तरीके थे कि इन इन तरीक़ों के सर्वे हो सकते हैं। तो अब उसमें से जो तफसील में चले गए, थोड़ी सी वो स्कूल सर्वे में चले गए कि स्कूल सर्वे जो है वो स्कूल के एम्स के ऊपर सर्वे हो सकता है कि मुख्तलिफ स्कूल के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या आउटकम्स आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे हो सकता है, ये लोग किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो लोग किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। स्कूल्स के फाइनेंशियल सर्वे हो सकते हैं कि ओवरऑल पंजाब के स्कूल्स की फाइनेंशियल हालात क्या हैं, उनके स्टाफ की क्वालिफ़िकेशन, उनके स्टाफ के बिहेवियर्स, उनके बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन, उनका प्लान, उनकी इक्विपमेंट, उनकी लैब्स, किसी भी चीज़ के ऊपर आप सर्वे कर सकते हैं, सब स्कूल सर्वे में आएगा। और सर्वे करने के लिए आप कोई आउटसाइड एक्सपर्ट भी हायर कर सकते हैं, अपना सर्वे खुद कर सकते हैं, या दोनों को मिला लें तो कोऑपरेटिव कहलाएगा। एक्सपर्ट्स भी मिल जाएं और सेल्फ आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी मिले हों, मिल के सर्वे कर रहे हों, तो कोऑपरेटिव हो जाएगा। तो सर्वे को और आसान कर लेते हैं। तो सर्वे डेटा कलेक्शन करना है आपको क्वेश्चनर्स के थ्रू या और मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से, और सर्वे से आप ये जानना चाहते हैं कि ओवरऑल जनरली क्या हालात हैं। एक है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एक सिचुएशन के बारे में मालूमात जमा करना। डिस्क्रिप्टिव है ना, मालूमात जमा कर रहे हैं आप खुद। तो मालूमात जमा करने का एक तरीका स्पेसिफिक हो सकता है, दो चीज़ों का रिलेशनशिप मालूम करना चाहते हैं। तो इसमें केस स्टडीज़ आती हैं, इसमें कॉजल कंपैरेटिव आता है, और इसके अंदर कोरिलेशन आता है। केस स्टडी का मतलब होता है कि आपने देखा कि भाई एक स्कूल ऐसा है हमारे यहाँ जो कि भाई ज़बरदस्त बच्चे बना रहे हैं। अब चलेगा अब उस स्कूल में कि क्या क्या वजूहात हैं जो उसका ऐसा रिज़ल्ट निकल के आ रहा है। अब ये एक स्पेसिफिक स्कूल पे है, ये जनरलाइज नहीं हो सकेगा। तो किसी एक केस को लेकर उसको स्टडी करके उसका उसके उसके सारे वेरिएबल्स को देखना कि ऐसा क्यों हुआ, ये केस स्टडी कहलाएगी। कुछ हो गया, अब किसी चीज़ के होने के बाद आप ये देखना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, तो ये
अगेन केस स्टडी में भी आप ये कर रहे होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक जगह पे कर रहे होते हैं। जब आप कॉजल कंपैरेटिव कर रहे होते हैं, तो उसमें आप ये देखना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि आप वहाँ भी चेक करते हैं जहाँ वो होता है, और वहाँ भी चेक करते हैं जहाँ वो नहीं होता। तो वो आप कंपैरिजन करते हैं कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें के पास ड्रॉप आउट रेट 10% से कम है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें ड्रॉप आउट रेट 10% से ज़्यादा है। दोनों को कंपेयर करते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो कॉजल कंपैरेटिव। या फिर आप जो है वो कोरिलेशन चेक करते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं कि वो अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है क्या वाकई या नहीं। इसको टेस्ट करने को कोरिलेशन स्टडीज़ कहा जाता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जिसमें आप खुद डेटा जमा कर रहे हैं, उसकी दूसरी टाइप थी, जिसमें आप रिलेशनशिप्स निकालना चाह रहे होते हैं, ये इस वजह से हो रहा है। उस वो केस स्टडी भी हो सकती है किसी एक स्पेसिफिक जगह की, और वो जो है वो कॉजल भी हो सकती है, वो कोरिलेशन को भी मालूम करने के लिए हो सकती है। आखिरी टाइप है, बहुत छोटी सी डिस्क्राइब की हुई है, वो डेवलपमेंटल है, कि आप सर्वे कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, आप ढूंढ रहे हैं, आप खुद से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंटल डेटा, चीज़ों की ग्रोथ की वजह, चीज़ों की ग्रोथ के पीछे जाना कि जी ये चीज़ अगर ऐसे ग्रो कर रही है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ को ही ले लें, इसके ऊपर आप डेटा जमा कर रहे हैं, उसके असरात, उसकी उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का एजुकेशनल ग्रोथ पे क्या इम्पेक्ट पड़ा, इस तरह की बातें मालूम कर लेंगे तो ये डेवलपमेंटल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगी। ठीक है। आप इसको किसी बच्चे की डेवलपमेंट से भी ले सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर अगर आप रिसर्च करना शुरू कर दें तो वो भी डेवलपमेंटल ही एरिया कहलाएगा। इसमें आप जब डेवलपमेंटल रिसर्च करते हैं तो आप ये देखते हैं कि पीछे से क्या फ़र्क आना शुरू हुआ, और इससे फ़ायदा होता है कि आप ये कर सकते हैं कि इवेंचुअली कहाँ तक जा सकती है बात। तो आप ट्रेंड प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ग्रोथ को स्टडी करके आप ट्रेंड प्रोजेक्शन पे जा सकते हैं कि फिर आगे क्या हो सकेगा, उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं, आप बहुत कुछ बता सकते हैं इसमें। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च थी जिसमें हमने देखा कि उसकी 3 बुनियादी इकसाम हैं, जिसमें से एक सर्वे है जो सबसे ज़्यादा और सबसे वाइडली यूज्ड है। उसके बाद आप केस स्टडीज़ या इंटर रिलेशनशिप डिफ़ाइन करने के लिए भी मालूमात जमा कर सकते हैं, और आप डेवलपमेंटल मालूमात भी जमा कर सकते हैं कि चीज़ें कैसे आहिस्ता-आहिस्ता बिल्ड हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, और उसका नतीजा क्या निकलेगा। अब आते हैं जी हम अपने यूनिट 6 की तरफ, कि जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, और ये किस रिसर्च की बात हो रही होगी, ये डिस्क्रिप्टिव की ही बात हो रही है। जब हम रिसर्च करते हैं तो आमतौर पे हमारे पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो जिन टूल्स को इन्होंने डिस्कस किया है उसमें से एक है क्वेश्चनर, एक है ओपिनियनियर या एटीट्यूड स्केल। ये कुछ भी नहीं है, कोई मतलब कुछ भी डिस्कस नहीं किया इसके बारे में, उन्होंने सिर्फ 2 पैराग्राफ दिए हैं। और एक इस स्टडी किया है इंटरव्यू डिटेल में, फिर सॉरी इंटरव्यू यहाँ तक है, एक ऑब्जर्वेशन, फिर टेस्ट्स। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिटेल में बात हो रही है क्वेश्चनर की। क्वेश्चनर पे क्वेश्चन बहुत चांस है कि बनेगा, और इसको समझना भी चाहिए। जब आप सर्वे करना चाहते हैं, लोगों से उनका ओपिनियन जानना चाहते हैं, लोगों से मालूमात लेना चाहते हैं कौन सा टूथपेस्ट ज़्यादा बिकता है, वो टूथपेस्ट क्यों ज़्यादा बिकता है, तो ये वाली मालूमात जमा करनी है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सा अखबार पढ़ा जाता है, एक ज़माने में हमने रिसर्च की थी, कौन सा इंग्लिश न्यूज़पेपर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। उस पर काफ़ी सारे पेपर्स वाले नाराज़ भी हुए थे जब पब्लिश हुई थी वो रिसर्च। तो ये सब लोगों से पूछा जाएगा। पूछने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, अगर आप ज़बानी भी पूछते हैं तब भी आप उसको कहीं रिकॉर्ड करेंगे। वो रिकॉर्ड करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनता है वो क्वेश्चनर कहलाता है। क्वेश्चनर जो है उसकी फॉर्म्स देखी जाएँ, हालतें देखी जाएँ, तो वो क्लोज़्ड एंडेड भी हो सकता है, जिसमें सवाल ऐसे पूछे जाएँ जिसमें उसके पास ऑप्शन ना हो जवाब देने के लिए, कि वो अपनी मर्ज़ी से जवाब दे दे। सेलेक्ट करना पड़े गिवन ऑप्शंस में से कोई एक, यस या नो, या इन 5 में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए। आप कौन-सा अखबार पढ़ते हैं? नीचे लिस्ट दी हुई है, उसमें से ही कोई एक सेलेक्ट करना है। इसको कहते हैं क्लोज़ एंडेड। एक शक्ल होती है ओपन एंडेड, जो भी आपका दिल चाहता है वो लिख दीजिए, हम उसको खुद ही सेट कर लेंगे। कंप्यूटर के ऊपर जब आप डेटा फीड करते हैं तो क्लोज एंडेड आसान होता है फीड करने में, क्योंकि उसमें वो 5 ऑप्शन में से ही कोई एक आ रहा होता है। ओपन एंडेड को फीड करना मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी कुछ भी कह सकता है। तो इसलिए
वो आम तौर पे लोग ओपन एंडेड नहीं कर रहे होते, अनलेस कि वो टॉपिक ही ऐसा हो जिसमें कि आप उसको लिमिट नहीं कर सकते कुछ चंद जवाबात के ऊपर। एक ऑप्शन ये भी होता है, क्वेश्चन है क्या कि तस्वीरें दिखा के पूछते हैं कि आप ये वाली बेहतर है या ये वाली बेहतर है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में क्या ख्याल है। आम तौर पे हमारे कम होता है। और एक ऑप्शन ये होता है कि आप स्केल करवाते हैं आइटम्स के ऊपर कि जी आप इस बात से स्ट्रांगली एग्री करते हैं, न्यूट्रल हैं, डिसएग्री करते हैं, कि स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। स्टेटमेंट्स के ऊपर स्केलिंग भी करवाई जा सकती है। तो ये मुख्तलिफ शक्लें हैं, फॉर्म्स क्वेश्चन की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करते वक्त बुनियादी सी बात है कि सवालों को बनाइए, उनकी तरतीब के बारे में फ़ैसला कीजिए, डायरेक्शंस जो आपने बतानी है, क्वेश्चन को खुद से फिल कर रहा है तो फिर ऊपर आपको डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं कि आपको इस क्वेश्चन को फिल करते वक्त इन बातों का ख्याल रखना है। तो डायरेक्शन साफ अल्फाज में लिखी जाएंगी और फिर ये देखना दोबारा से कि क्या क्वेश्चन के नतीजे में वो रिजल्ट निकल रहे होंगे जो हम चाहते हैं, डेटा फेक डेटा या फजूल डेटा आना शुरू हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन का तरीका है क्वेश्चन का। फिर क्राइटेरिया फॉर अ क्वेश्चन राइटिंग, तो आपको देखना पड़ेगा ये भी, अगेन आपको कहीं से ये कोई ऐसे रूल्स नहीं है रिटन डाउन, ये आप जनरल बातें की गई हैं। क्लियर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्वेश्चन अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड होने चाहिए, देख लें सजेस्टिव हो, कुछ ऐसे सवाल किए जाएं जिससे जवाब देने में आसानी हो जाए। ठीक है, ऐसा तो नहीं पूछ रहे कि जो लोगों को पता ही ना हो ऐसी मालूमात ले रहे हों, ऐसे तो सवाल नहीं करे जो लोगों के पर्सनल्स हो जाएं, बहुत ज़्यादा लोग ना बताना चाह रहे हों। इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखें। इसके अलावा भी 10 बातें आप बोल सकते हैं, ऐसे फ़ॉन्ट में लिखें जो पढ़ने के काबिल हो, उस ज़बान में बोला बात की जाए जो ज़बान लोगों को समझ में आती हो। बहुत बातें हैं जो आप क्वेश्चन है कि राइटिंग के क्राइटेरिया में दे सकते हैं। क्वेश्चन है डायरेक्ट भी हो सकता है, आप जाके लोगों को पकड़ के बोलें जी प्लीज़ ये फिल कर दें। लोगों को मेल भी किया जा सकता है, लोगों से फ़ोन पे भी क्वेश्चन फिल करवाया जा सकता है, लोगों को इंटरनेट पे भी फॉर्म्स होते हैं उसमें जी प्लीज़ ये मेरा क्वेश्चन है इंटरनेट पे फिल कर दें। ये एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके हैं क्वेश्चन के। बेटर क्वेश्चन के लिए ज़ाहिर है आप रिस्पोंडेंट भी ठीक से सेलेक्ट करें, क्वेश्चन भी अच्छा से तैयार करें, उसका कवर लेटर भी ठीक से बनाइए, लोग भी ठीक से सेलेक्ट कीजिए, उनसे बात भी ठीक से कीजिए। सवालों को जो है, अगर कोई ऐसे सवाल हैं जो ज़ाती नौइयत के हैं तो लोगों को इजाज़त दीजिए कि वो बग़ैर अपना नाम बताए सवालों का जवाब दे सकें। और फॉलो अप करते रहें, जी मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था, आप प्लीज़ फिल कर दीजिएगा। आपने फिल कर दिया, ओके कल करेंगे, ठीक है, कल फिर कॉल कर लिया उनको। ठीक है, क्वेश्चन है कि यूजेस क्या है, अनलिमिटेड यूजेस हैं। हर तरह की मालूमात जमा करने के लिए क्वेश्चनर्स फिल किए जाते हैं। चाहे आप ये जानना चाहते हैं कि उनके बाइंग पैटर्न्स क्या हैं, वो क्या चीज़ कब खरीदते हैं, किस मौसम में क्या पसंद करते हैं, उनकी पसंद क्या है, उनकी नापसंद क्या है, उनकी आदतें क्या हैं, पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के बारे में बेतहाशा अनलिमिटेड सवाल हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और उनका इस्तेमाल हर फील्ड में है, एजुकेशन में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, साइंस में भी है, सोशियोलॉजी में भी है, साइकोलॉजी में भी है। तो इस पे तो आप जितना चाहें लिख दीजिए। इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन यहाँ से शुरू होती है कि ये हकीकतन वो जवाब हैं जो लोगों ने दिए हैं, और लोगों के जवाब गलत भी हो सकते हैं, वो जानबूझ के गलत जवाब भी दे सकते हैं। उनसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे इसका जवाब वो नहीं देना चाह रहे, या पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि वो साफ साफ नहीं बोलना चाह रहे, तो ज़ाहिर है इसकी लिमिटेशन में आएगा। तो अगेन जब लोगों से सवाल पूछे जाएँ, उसकी बुनियाद पर रिसर्च का फैसला किया जाए तो उसकी क्या क्या लिमिटेशन हो सकती हैं, वो सारी लिमिटेशन क्वेश्चन की होंगी। ओपिनियन एयर भी एक क्वेश्चन एयर ही है जिसमें कि लोगों का ओपिनियन पूछा जा रहा है कि आपकी क्या राय है। चाहे वो आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए या लिखकर डिस्प्ले पे बता दीजिए कि 1 to 10 आप इसको कैसा समझते हैं। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन एयर ही होता है, लेकिन उसको आप ओपिनियन मालूम करने के लिए ले रहे होते हैं। आप लोग डिटेल रिसर्च नहीं पढ़े, वरना खाली लिकट स्केल पे ही पूरे चैप्टर्स के चैप्टर्स होते हैं। पूरी साइंस है कि 1 से 10 तक देने में क्या फ़र्क पड़ता है, 1 से 5 तक देने में क्या फ़र्क पड़ता है, 1 से 3 तक देने में क्या फ़र्क पड़ता है, और उसके नतीजे में जो डेटा आता है उस डेटा की वैलिडिटी कैसे होती है, जो एक्सट्रीम्स का डेटा आता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, और जो बेल कर्व बनता है उससे क्या नतीजे निकाले जाते हैं। बड़ा मज़ेदार है ये स्टडी पूरी ना, बहरहाल ये आपका कोर्स का पार्ट ही नहीं है। एक और तरीका डेटा कलेक्ट करने का ये कि आप डायरेक्टली इंटरव्यू कर लीजिए। इंटरव्यू जो है वो पर्सनली भी कर सकते हैं, ग्रुप से भी कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, यानी आपने पहले से एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार किए हैं। पहले एक छोटी बात पूछूंगा, आपका नाम क्या है, आपका ये क्या है, फिर पूछूंगा आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, फिर आपसे पूछूंगा, उनसे पूछूंगा कि आपके इन एक्शंस के बारे में क्या ख्याल है। स्ट्रक्चर्ड एक तरतीबवार सवाल।
अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, जनाब क्या हाल है, कैसे हैं, अच्छा जी आप ये बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, अच्छा तो आपका क्या ख्याल है, तो बड़े अनस्ट्रक्चर्ड अंदाज में पूछा जा सकते हैं। नॉन डायरेक्टिव भी हो सकता है, फोकस भी हो सकता है। नॉन डायरेक्टिव सबसे फ्री होता है। लेट्स टॉक अबाउट सिचुएशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, से वॉट एवर यू वांट से। अब वो जो भी बोलेंगे वो सब रिकॉर्ड करेंगे आप। इसको फ्री टॉक भी कह सकते हैं। और ये फोकस भी हो सकता है कि नहीं जी ये स्पेसिफिक चीज़ है, हमें इसके बारे में बात करनी है, और इसके लिए आप स्पेसिफिक लोगों को जमा कीजिए। जैसे कि आप डिस्कशन करना चाहते हैं पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल के निज़ाम के ऊपर, और उसके लिए आपने टीचर्स को बिठाया है और वो फोकस्ड होकर इसके सोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो फोकस भी इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। स्टेप्स तो बहुत बेसिक्स हैं, अपनी तरफ से लिखिएगा, तैयारी करें, जिससे बात कर रहे हैं उससे पहले अपना रिपोर्ट बनाएं, अपनी अपनी उनके साथ अपनी इस्टेब्लिश करें नो हाउ, उनको जानें, वो आपको जानें, वो आपके साथ फ्री हो जाएं, फिर उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करें और आखिर में उस इंटरव्यू को एनालाइज करें। एक तरीका ये भी होता है आप किसी से ना पूछें, किसी से नहीं ना लिखवाएं, आप खुद जाके खामोशी से ऑब्जर्व करते रहें। इसमें बहुत सारे मसले हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास एक चेकलिस्ट होती है कि जिसमें आप देखते हैं इसने इस कौन कौन से लोग, किस तरह के लोग किस तरह का टूथपेस्ट ले रहे हैं। तो आपने कहा टाइप ऑफ पर्सन वाज सीमिंगली मॉडर्न, टूथपेस्ट जो लिया कॉलगेट, रिलीजियस, मेडिकल, मॉडर्न, एजुकेटेड, इन्होंने ये ले लिया। तो अब ये एक चेकलिस्ट सी होती है आपके पास, बंदा आता जाता है, खामोशी से आप उसको ऑब्जर्व करते जाते हैं और उसकी परचेजिंग चॉइस आप नोट करते जाते हैं। ऑब्जर्वेशन ये स्कूल में भी हो सकती है, शॉपिंग सेंटर में भी हो सकती है, और इसमें आप लोगों का रेटिंग स्केल भी लिख सकते हैं कि मेरे हिसाब से इसकी, ये आपका अपना हिसाब होता है जिसको कि आप नोट कर रहे होते हैं कि मेरे हिसाब से 1 to 10 में ये यहाँ स्टैंड करता है, ये यहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, इसमें आप स्कोर कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं कि जिस रेटिंग स्केल लें स्कोर कार्ड लें। तो नो रिकॉर्ड करने के मेथड्स चेकलिस्ट, रेटिंग स्कोर, रेटिंग स्केल या स्कोर कार्ड हो सकता है। इसमें कुछ इश्यूज हैं। सबसे पहले तो जो दुनिया भर में ऑब्जर्वेशन लेटा है इसके ऊपर इशू ये आया है कि ये अनएथिकल माना जाता है कि लोगों को ऑब्जर्व किया जाए उनको बताए बगैर, और अगर बता के ऑब्जर्व करते हैं तो उनके डिसीजन चेंज हो जाते हैं। ये तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी होता है ना कि अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो डिसीजन चेंज हो जाता है। तो ये इश्यूज हैं ऑब्जर्वेशंस के। अब तो कैमरास के थ्रू भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है किसी को बिल्कुल बगैर बताए खामोशी से, लेकिन इसमें एथिकल इश्यूज हैं बहुत सारे। फिर टेस्ट और अप्रेजल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें कि आप मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट कर सकते हैं। ये बात कौन सी हो रही है, ये टूल्स और टेक्निक्स की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा कि ये नॉर्मली हम ये पूरा चैप्टर जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं, डेटा आप खुद जमा कर रहे हैं। तो ये वाले टेस्ट की बात नहीं हो रही जो कि एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होते हैं। तो इसमें आप अचीवमेंट टेस्ट ले सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ आपने लर्न कर ली, या ये चीज़ कितने लोगों को आती है, कितने लोग मैथ्स में अच्छे हैं, तो छोटा सा एक टेस्ट इस तरह का कर लिया आपने, जिससे मैथ्स टेस्ट हो गई लोगों को। एप्टीट्यूड टेस्ट भी इस तरह के होते हैं कि एंट्री से पहले आप देखना चाहते हैं कि कितने लोग कम अज़ कम ये मालूमात जानते हैं। पर्सनैलिटी टेस्टिंग भी एक होती है, इसमें बहुत बहुत काम है, बहुत लोग इंटरेस्टेड भी हैं। EPPS, एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस स्केजूल है, MMPI है, MBTI है, बहुत सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, क्योंकि आखिर में आप ये बताते हैं कि ये शख्स ऐसा है, तो वो बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं आपने सही नहीं बताया। और जब किसी से पूछते हैं, आप सर्वे करते हैं या उससे क्वेश्चन फिल करवाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, तो वो जो जवाब देता है वो जवाब होता है जो अपने लिए वो समझता है कि मैं ऐसा हूँ। क्या वाकई वो वैसा है, ये एक अलग सवाल है। तो इसके फ़ायदे भी हैं और इसकी लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारे पास वो टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं रिसर्च के लिए। लेट्स समराइज, वी हैव क्वेश्चनर्स जिसके बारे में हमने देखा है क्वेश्चनर कैसे बनता है, कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, और हमने देखा कि इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं और वो कैसे कंडक्ट होते हैं। हमने देखा ऑब्जर्वेशंस भी एक तरीका है जिसकी मदद से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा बातें क्वेश्चन पे भी की। और जैसे मैंने कहा कि सवाल आने का बहुत चांस होता है हर दफ़ा क्वेश्चन के ऊपर। अगले चैप्टर्स देखें, कितने छोटी छोटी सी बातें हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स, इसको बस इतनी सी बात समझ लीजिए
कि मुझे 10 लाख लोगों से मालूम करना था कि उनको वो दिन में कितने घंटे सोते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने रखा था 16 और कम से कम मैंने रखा था 4। और जब मैंने 10 लाख लोगों से पूछा तो पता चला कि ज़्यादातर लोग जो है वो कहीं यहाँ थे, विच इज़ अराउंड 9। ठीक है। और फिर कुछ कम में भी बहुत सारे क्लिप थे, लेकिन वो कम थे, तो कुछ ऐसा डेटा बन गया। 10 लाख लोगों से पूछा। जब मैंने उन्हीं में से कुछ कम करके 1 लाख लोगों से पूछा, तब भी मेरे पास ऐसा ही डेटा आया। मैंने कहा लो, 10 लाख से पूछने की क्या ज़रूरत थी, 1 लाख से ही पूछ लेता, नतीजा तो वही निकला। मैंने उससे कम किया, मैंने 10,000 से पूछा, तब भी डेटा ऐसे ही आया। मैंने कहा लो भाई, 1 लाख से भी पूछने की क्या ज़रूरत थी, 10,000 से पूछो और 10 लाख पे उस डेटा को चश्मा कर दो। पता है चला कि चंद 100 से पूछने पर भी 10 लाख के बारे में फैसला हो सकता है, गिवन दैट कि ये जो आपने लोग सेलेक्ट किए थे ये पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो। बस ये बात समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स के अलावा भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बात समझा रहा हूँ। सैम्पलिंग हमने इंसानों ने बहुत कम वक्त पहले ही सीखी है। पहले हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं था इमेजिन करना कि हम चंद से पूछ के पूरी पॉपुलेशन के बारे में फैसले कर सकते हैं। लेकिन हमें स्टैटिस्टिक्स ने, विच इज़ फेयरली अ न्यू ब्रांच ऑफ स्टडीज़, मेडिसन या इंजीनियरिंग तो हज़ारों साल की है ना, स्टैटिस्टिक्स के जो टाइमलाइन है वो सैकड़ों भी पूरी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बहुत पुरानी नहीं है, हमने बहुत रिसेंटली ये सीखा इंसानियत ने कि अच्छा चंद से पूछ के हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात कर सकते हैं, बस गिवन दैट कि आपके चंद आपकी पॉपुलेशन के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हों। ये जुमला याद रख लें। ट्रू रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि अगर मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, तो सब पाकिस्तानियों से पूछने की जरूरत नहीं है 24 करोड़। आप उसको मालूम कर सकते हैं चंद 100 या चंद हज़ार, चलें 3,000 पाकिस्तानियों से। अच्छा, ये नंबर भी एग्जैक्ट निकाला जा सकता है, पूरे फार्मूला मौजूद है अब कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, क्वेश्चन किस टाइप का है, तो आपको कम से कम इतने लोगों से पूछना है, तो आपका काफ़ी होगा डेटा। इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, उसमें मैं भी आता हूँ। तो फॉर एग्जांपल 24 करोड़ के लिए रिजल्ट आया, 3,000 से पूछ लो, जवाब सही आ जाएगा। तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कैसा होगा कि मैंने पहले पाकिस्तान यानी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं। मैंने देखा कि इसके 4 सूबे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे सैंपल में भी कम से कम 4 सूबों से लोग लिए जाएं। इसके शहरी और देही लोग होते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि सारे चारों सूबों के शहरी और चारों सूबों के देही हों। फिर इसमें मर्द और औरत दोनों होते हैं, तो मर्द और औरत, चारों सूबों के शहरी मर्द, चारों सूबों के देही मर्द, चारों सूबों की देही औरतें, चारों सूबों की शहरी औरतें। फिर इसमें इनकम ग्रुप्स हैं जी, हाई इनकम, लो इनकम ग्रुप, तो चारों सूबों की मर्द हाई इनकम वाले, चारों सूबों के मर्द लो इनकम वाले शहरी, फिर देही। तो इस तरह से मैं जितनी क्लासिफिकेशन मेरी पॉपुलेशन में है, उतनी क्लासिफिकेशन मेरे डेटा में नज़र आ रही हूँ। मेरा डेटा, अगर मेरा सैंपल में नज़र आ रही हूँ, अगर मेरा सैंपल मेरी पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो गया, तो मैं सिर्फ चंद हज़ार को मालूम करके करोड़ों लोगों के बारे में बात कह सकता हूँ और उसको ट्रू माना जाएगा, साइंटिफिकली ट्रू माना जाएगा। ये एक अमेजिंग बात थी जो इंसानियत ने सीखी कि ओहो, पूरी पूरी पॉपुलेशन से डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है, सैंपल की मदद से आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात कर सकते हैं। इसका गलत इस्तेमाल यूँ हुआ कि जहाँ हमें पता था कि एक पॉपुलेशन का सैंपल साइज़ 3,000 निकलना है, वहाँ हमने 30 से पूछ के रिसर्च पब्लिश कर दी और किसी ने चैलेंज भी नहीं की, क्योंकि उस रिसर्च के लिए पैसे जो है वो किसी बड़ी इंडस्ट्री ने खर्च किए थे। तो हमारे दौर में बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अ रिसर्च सेज इट हैज़ बीन फाउंड इन रिसर्च। जैसे कि एक बड़ी अच्छी मिसाल है जो वेस्ट में जिसको वीड या marijuana कहते हैं, या आप कह लीजिए चर्स, उसके ऊपर जो रिसर्च होती रही और अब जो रिसर्च हो रही है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है नतीजों में। इसी तरह से दूध पे रिसर्च, अंडों पे रिसर्च और इस तरह की बहुत सी रिसर्च है। इस पर इंडस्ट्री ने जब रिसर्च करवाई तो अपने फेवर में रिसर्च करवाई, फिर दोबारा जब रिसर्च की गई तो वो रिसर्च पता चला कि पिछली वाली में डेटा का सैंपल साइज़ ही सही नहीं था, टिल्टेड थी। तो ये बात समझ में आ गई कि सैम्पलिंग का मतलब इतना पूरा चैप्टर देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सैम्पलिंग किए बगैर आपको पूरी पॉपुलेशन पे मालूमात हासिल करनी पड़ेगी, जो पॉसिबल ही नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है।
तो अगर आप सैम्पलिंग से मालूमात ले रहे हैं तो सैम्पलिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं? सैम्पलिंग के अंदर दो टर्म्स हैं, बस ये टर्म्स में डेप्थ में आपकी किताब भी नहीं गई है तो आप भी ना जाएं। एक है प्रोबेबिलिटी और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी वो होती है, जैसे हमने कॉसी कहा था ना, कि हमने अपनी मर्जी से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया पॉपुलेशन में से और डेटा निकाल लिया, तो हम पहले से बताते हैं ये फिर रिसर्च में कि भाई ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, मतलब हमने अपनी मर्जी से लोग सेलेक्ट किए, हो सकता है कि ये पूरी पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट ना कर रहे हों, आपने कोशिश कर ली है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है। इसका मतलब है इस पे बहुत से स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं जो आपकी बुक में नहीं है, वो टेस्ट इस पे रन नहीं हो सकेंगे। जितनी भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इस पे स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट रन नहीं हो सकते, इसकी रिलायबिलिटी का वो लेवल नहीं होता जो दुनिया भर में रिक्वायर्ड होता है कोई जजमेंटल रिसर्च के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात आपके पास वक्त कम होता है, रिसोर्स कम होते हैं और आपको बुनियादी मालूमात चाहिए होती है कि आप ये फैसला कर सकें कि इस एरिया में काम करना भी है नहीं करना, तो आप उस वक्त नॉन प्रोबेबिलिटी से काम चला लेते हैं ताकि नेक्स्ट रिसर्च के लिए फंड जमा कर सकें कि भाई ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, इस पर प्रॉपर रिसर्च करनी है, तो आप इशू करवाते हैं फिर फंड्स। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो बुनियादी बात होती है वो ये होती है कि जो आपका डेटा कलेक्शन के लिए सैम्पलिंग के लिए जो मेथड होता है वो रेंडमाइज्ड नहीं होता, उसमें आपकी सिलेक्शन होती है, आपकी चॉइस होती है, उसमें आप अपनी आसानी देखते हैं, कन्वीनियंस देखते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो बुनियादी बात होती है वो एक स्ट्रक्चर होता है, एक तरीका होता है किस बुनियाद पे आप लोगों को सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, और वो एक गिवन प्रॉपर तरीके से आप उसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो है वो बहुत सारी मज़ीद डिज़ाइंस आ सकते हैं, जैसे कि सिंपल रैंडम या सिस्टमेटिक रैंडम, स्ट्रैटिफाइड रैंडम, डबल रैंडम या क्लस्टरिंग टेक्निक। ये क्या क्या होती हैं? आपकी पॉपुलेशन हो सकता है होमोजेनस हो, यानी एक जैसे लोग पूरी पॉपुलेशन में फैले हुए हों, या हेट्रोजेनस हो, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हों, ठीक है, उसके फीचर्स बड़े मुख्तलिफ वेरिएबल किस्म के फीचर हों, जैसे पाकिस्तान में है ना, ये इंडिया में भी है कि मुख्तलिफ इलाकों के लोग एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तो पॉपुलेशन डिफरेंट अगर है, हेट्रोजेनस है, तो फिर आपका सैंपल का साइज़ भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा आपको, और उसके अंदर वो तमाम फैक्टर्स मौजूद करने पड़ेंगे जो पॉपुलेशन में है। होमोजेनस पॉपुलेशन का सैंपल भी आसान होता है, छोटा छोटा होता है और आसानी से बना दिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं होते, वेरिएंस नहीं होती। अच्छा, सैम्पलिंग डिज़ाइन में सिंपल रैंडम का मतलब ये है कि आपने कोई ऐसा तरीका बना लिया कि मैं हर चौथे बंदे से पूछूंगा, हर चौथे बंदे से आपने क्या क्या किया, मैं जानना चाहता हूँ पूरे कराची में कितने लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल जाते हैं। तो एक तरीका रैंडम सेलेक्ट करने का ही हो सकता है। नॉन प्रोबेबिलिटी होता तो मैं क्या करता, अपने दोस्त को फ़ोन करता, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता, ये मेरे कन्वीनियंट थे, कन्वीनियंस से मैंने ले लिया। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर मैं कोई टेस्ट वगैरह रन नहीं कर सकूँगा, इसको मैं इसका डेटा प्रिंट करते वक्त भी मैं डिस्क्लेमर दूंगा, भाई ये कन्वीनियंस था, हो सकता है गलत हो, लेकिन एक बुनियादी सी बात मोटी मोटी पता चल गई, इसकी बुनियाद पे आगे फैसला करते हैं कि इससे प्रॉपर रिसर्च करनी है नहीं करनी। रैंडम सैम्पलिंग करनी थी तो उसका जो तरीका था, सिस्टमेटिक रैंडम यूँ कर सकते हैं कि हमने एक सिस्टम बना दिया कि आप उठा लो जी कराची के फ़ोन नंबर्स, टेलीफोन बुक उठा लो, डायरेक्टरी उठा लो, उसमें ए से शुरू करो नामों को, और हर 10वें नाम से फ़ोन करके पूछ लो, हर 10वें नाम से पूछ लो, या हर 100वें नाम से पूछ लो, या हर 101 से पूछ लो, या हर 1000वें नाम से पूछ लो। तो ये एक सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल हो गया। सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल के अलावा स्ट्रैटिफाइड हो सकता है, यानी आपने कहा भाई कराची में कुछ लोग हैं जो पठान बैकग्राउंड से हैं, उनका तरीक़ाकार एजुकेट करने का बिल्कुल अलग है। एक कुछ लोग हैं जो कि सिंधी बैकग्राउंड से हैं, कुछ लोग हैं जो कि उर्दू स्पीकिंग बैकग्राउंड से हैं, कुछ लोग हैं जो कि पंजाबी बैकग्राउंड से हैं, कुछ लोग हैं जो कि आपके बलोची बैकग्राउंड, सब कराची में आपको मिलेंगे। इन सब का स्टाइल अलग है। अगर आपने सिंपल रैंडम सिस्टमेटिक कर दिया तो ज़्यादातर वो लोग लैंडलाइन रखते हैं जो कि यहाँ के पुराने शहरी हैं, तो बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही नहीं जो कि एक्चुअली कराची वाले हैं, और वो आपकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकेगी पॉपुलेशन की। तो आप क्या करते हैं, स्ट्रैटिफाइड करते हैं, यानी ग्रुपिंग कर लेते हैं। अच्छा, कराची में कितने ग्रुप्स हैं, इतने ग्रुप्स हैं, तो हर ग्रुप में से रैंडम निकाल लेते हैं
कि कोई भी 5, कोई भी 50, कोई भी 100 इसमें से निकाल लेते हैं, उसके सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया बना देते हैं। डबल सैम्पलिंग जो है वो एक आसान तरीका है। पहले आप क्या करते हैं, जब आपको किसी पॉपुलेशन के बारे में ठीक से पता ही नहीं है कि उसके फीचर्स क्या हैं, अब पूरी पॉपुलेशन के फीचर्स को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप पहले एक बड़ा सैंपल निकालते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल पॉपुलेशन 1 लाख की थी, तो आपने 1000 का सैंपल निकाल लिया। इस 1000 के बारे में ज़रा मालूमात लेना शुरू कर दी कि इनकी पॉपुलेशन के फीचर्स क्या हैं। जब आपको पता चल गया कि इस 1000 में ये फीचर्स हैं, तो आप इन 1000 में से रैंडम 100 लोग ले लिया आपने, जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव थे इन 1000 के, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होंगे टोटल पॉपुलेशन के। ये डबल सैम्पलिंग कहलाती है। क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाती है जियोग्राफिक, कि आपने कहा ओके मैंने सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और केबीके को अलग अलग करके इन इन सब जगह से इक्वल रैंडम सैम्पलिंग ले ली है, ये क्लस्टर सैम्पलिंग हो गई। तो सैम्पलिंग के मुख्तलिफ मेथड्स से बस यही था इसमें, इससे ज़्यादा नहीं है आपकी कोर्स में, वरना इसमें बहुत डिटेल्स है, बहुत ही मज़ेदार और साइंटिफिक डिटेल्स हैं। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ा हमने, कहा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स हैं रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, डबल या क्लस्टर। और हमने पढ़ा कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हो सकती है, जिसमें कि आप बता देते हैं कि भाई ये रिसर्च फाइनल नहीं है, लेकिन एक जनरल सा आइडिया हो गया। इसमें हमने अपनी पसंद के लोगों से पूछ लिया था, बस जो हमारे लिए कन्वीनियंट था जिनसे पूछना। तो बस इतनी सी बात थी इस पूरे चैप्टर में। यूनिट 8 देखते हैं, वो भी बहुत आसान सा है, जिसमें कि आपको ये बताया जा रहा है कि जब रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है तो उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो भाई उसमें ख़्याल रखिएगा कि आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना हो, आपकी रिसर्च बहुत सब्जेक्टिव ना हो, आपकी रिसर्च कंट्रोवर्शियल ना हो, आपकी रिसर्च नॉन फैक्ट्स पहले ही पता है सब कुछ, फिर रिसर्च करने जा रहे हैं, वो ऐसी ना हो, बहुत टेक्निकल ना हो। फिर आपको अपनी रिसर्च करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब ये तरतीब आप याद कर लीजिए बस। पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स पहले बताइए कि रिसर्च क्यों करने जा रहे हैं। फिर आप ये बताइए कि वो क्या डेफिनेशंस, क्या अजम्पशंस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से या जिनके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं। कि मैं ये डेफिनेशंस यूज़ करूँगा, ये थ्योरी है, ये मेरी अजम्पशंस हैं, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, ये लिमिटेशंस रहेंगी, मैं ये नहीं कर सकूँगा, ये सारी बातें बताई जाती हैं। फिर आप उस टॉपिक से रिलेटेड जिसके ऊपर आप रिसर्च करने जा रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मटेरियल और लिटरेचर है उसका रिव्यू करते हैं कि भाई इसके बारे में मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं। चलें हम मिसाल ले लेते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो दही इलाके हैं उनमें जो ड्रॉप आउट का रेट है वो इस वजह से कम है कि बच्चों की अर्ली मैरिज हो जाती है। चलो, अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कि जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में बच्चों के देही इलाकों में ड्रॉप आउट की क्या वजह है। तो आपने डेफिनेशन दी, देही इलाके कौन से होते हैं, ड्रॉप आउट क्या होता है, मुख्तलिफ़ इलाकों में किस तरह के ड्रॉप आउट्स विजिबल हैं, हमारी एजम्पशन ये हैं, और हमें लिमिटेशन ये है कि हम इन इलाकों में जा सकेंगे, यहाँ नहीं जा सकेंगे। फिर इसमें मौजूद पहले से जिन लोगों ने काम किया हुआ है उनके ये ओपिनियन हैं, लेकिन उसकी बुनियाद पर मज़ीद काम करना चाहते हैं। हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ये है कि जैसे जैसे हम देही इलाकों की तरफ जाते हैं और जहाँ जहाँ खेती बाड़ी ज़्यादा हो रही है वहाँ ऑटोमेटिकली शादियाँ जो हैं जल्दी होती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा मैन पावर से ज़्यादा लेबर मिल जाता है फार्मिंग के लिए, इसलिए वो इंक्लाइंड होते हैं कि अपनी लेबर फोर्स बढ़ाने के लिए जल्दी शादी कर दें। तो पूरा हम एक बनाते हैं अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और उसके पीछे हमारे पास क्या लॉजिक्स हैं। ठीक है, फिर हम अपना हाइपोथेसिस लिखते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस ये है कि अर्ली मैरिज जो है वो बुनियाद है स्कूल से ड्रॉप आउट होने की, यस और नो। उसकी बुनियाद पर अपना क्वेश्चन रखते हैं, हम अपनी रिसर्च का प्रोसीजर प्रपोज करते हैं, उसके टाइम स्केड्यूल्स बताते हैं, कब शुरू की थी, कब से कब तक की थी, ये 2022 के में की गई है, 2019 में की गई है। उसके बाद डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करके उसकी बुनियाद पे कंक्लूजन करते हैं। एनेक्स्चर पेज नंबर 298 पे एक उसका सैंपल दिया हुआ है, उसका सैंपल भी आप चाहें देख लेंगे तो आपकी आंखों में ज़रा बस जाएगा कि अच्छा ये तरीक़ेकार था, यही सारी बातें, लेकिन वो एक प्रिंटेड फॉर्म में एक रिसर्च प्रपोजल दिया हुआ है। तो ये रिसर्च प्रपोजल की बात हो रही है, रिसर्च करने की बात नहीं हो रही।
रिसर्च करने से पहले आप प्रपोजल इसलिए देते हैं भाई कि जब आप सैम्पलिंग भी करेंगे ना तो हज़ारों लोगों से पूछना पड़ेगा, इसके लिए पैसे चाहिए होंगे, इसके लिए बजट अप्रूव होगा, इसको कोई मानेगा कि हाँ भाई रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो पहले आप प्रपोजल देते हैं, उसके बाद आप एक्चुअल रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो पहले प्रपोजल फिर रिसर्च। तो प्रपोजल कैसे लिखते हैं? एक प्रपोजल आप जाने से पहले एक नज़र बस देख लेंगे तो पूरा प्रपोजल आपकी आंखों में बस जाएगा, उतना ही चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। और आखिरी चैप्टर में बता रहे हैं कि जब रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हो तो किन बातों का ख्याल रखें। तो एक तो भाई रिसर्च रिपोर्ट जो है ना, वो कोई एक आप देख लीजिए, इस आपकी बुक के आखिर में भी दी हुई है, और वैसे भी आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए। और रिसर्च रिपोर्ट जो है उसमें जो टॉपिक्स का फॉर्मेट है वो दो दिए हुए हैं आपके इस चैप्टर में। या तो ये फॉर्मेट है कि इंट्रो होता है, डेटा प्रेजेंटेशन होती है, उसकी समरी होती है और रिकमेंडेशन होती है। या यूँ कहा गया है कि नेचर एंड बैकग्राउंड वही इंट्रोडक्शन, जिसमें बताते हैं आपके प्रॉब्लम क्या था, हाइपोथेसिस क्या था आपका, जिसके लिए आपने जिस प्रॉब्लम के लिए हाइपोथेसिस हमने बनाया है। मेथड ऑफ स्टडी और डेटा प्रेजेंटेशन, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें आप बताते हैं एक्चुअल स्टेप्स क्या लिए आपने, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, क्वेश्चन यूज़ किया या इंटरव्यू किया, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कितनी है, पॉपुलेशन कौन सी थी, सैम्पल कौन सा था, डिस्क्रिप्शन एविडेंस का क्या था, और डेटा की समरी चार्ट्स वार्ट्स टेबल वेबल्स में देते हैं। उसके बाद आप टोटल अपनी रिपोर्ट की समरी और कंक्लूजन देते हैं और अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। यही बात डिफरेंट अंदाज से हो गई। तो एक तो रिसर्च रिपोर्ट का जो हेडिंग्स हैं वो ये 4 एरियाज़ में डिवाइड होती हैं। और फिर टिप्स दे दी इन्होंने कि भाई साहब इसमें जो है ना वो आउटलाइन पहले तैयार कर लिया करो डिटेल, भाई सिंपल स्टाइल रखना, डिक्शनरी का इस्तेमाल करना, लैंग्वेज गलत ना हो जाए, ठीक है। पैराग्राफ्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, जुमले स्ट्रॉन्ग हो, राइटिंग जो है वो राइटिंग कन्वेंशंस जो है उनको फॉलो करना, कॉमा फुल स्टॉप जहाँ लगाना हो वहाँ ज़रूर लगा देना और रिवाइज कर लेना है। तो वैसे छोटे बच्चों को नहीं बताते पेपर से पहले कि बेटा पेपर को एक दफ़ा रिवाइज कर लेना। तो ये थी टिप्स रिपोर्ट राइटिंग की। रिपोर्ट राइटिंग में जब आप कोटेशंस लिखें तो उसके कुछ बुनियादी से बेसिक कन्वेंशंस हैं। कोटेशंस बहुत लंबी लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और अगर लंबी हो तो इंडेंटेड हो। यानी फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट चल रहा है, टेक्स्ट चल रहा है, टेक्स्ट लंबी कोटेशन देनी है तो आपने उसकी ना इंडेंट कर दिया, उसको ऐसे छोटा छोटा कर दिया, छोटी छोटी लाइनों में डिवाइड कर दिया। तो ये लॉन्ग कोटेशन ऐसे देते हैं, शॉर्ट कोटेशन वैसे कोशिश की जाए वो बीच में दे सकते हैं। आमतौर पे डबल कोटेशन यूज़ नहीं करते। अगर आपकी रिपोर्ट, आपकी कोटेशन जिस जगह से आप जिस किताब से उठा रहे हैं वहाँ भी कहीं कोटेशन मौजूद है, वो खुद किसी और कोट कर रहा है तो उसको सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो तीन तीन डॉट्स दिए जाते हैं कोटेशन के आखिर में, इसका मतलब होता है कि बात आगे जारी थी, हमने बस यहीं तक उठाई। कहीं बीच में भी 3 डॉट्स दिए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैंने बात के शुरू से कुछ लिया, बीच में छोड़ा और आखिर से कुछ ले लिया, ठीक है। तो ये कोटेशन लिखने के कुछ तरीके इन्होंने बता दिए और बुनियादी सी बातें थी इसमें। और रेफरेंस जो आप लिखते हैं कि ये बात मैंने कहाँ से उठाई, उसके लिए या तो आप फुट नोट लिखते हैं। फुट नोट क्या होता है? हर पेज के नीचे एक एरिया होता है लाइन लगा के, आप एक जुमला लिख रहे हैं, ये कहीं किसी किताब से लिया था, तो यहाँ पे आप छोटा सा वन लिख देते हैं और फिर यहाँ पे इस वन को लिख के बताते हैं ये कहाँ से लिया था। अगर जब आप ये पहली दफ़ा बता रहे हो कि फ़लानी किताब से लिया था तो आप उसकी डिटेल्स बताते हैं। लेकिन जब आप इसी किताब से बार बार रेफरेंस दे रहे हैं तो अगली दफ़ा जब ये 2 या 3 या 4 में आएगा तो वहाँ पे आप सिर्फ छोटा सा उस किताब का रेफरेंस दे देंगे, पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने पहली दफ़ा में बता दी थी। फिर बिब्लियोग्राफी क्या होती है कि वो तमाम जगहें जहाँ से कि आपने मटेरियल उठाया है अपनी किताब एक्सक्यूज़ मी, अपनी किताब के आखिर में जो है वो आप मेंशन कर देते हैं कि ये सोर्सेज थे मेरे जहाँ से कि मैंने सारा का सारा डेटा उठाया था। और जब उसको लिख रहे होते हैं, जब आप पूरा अपना रिसर्च लिख रहे होते हैं तो बीच में जब आप किसी को कोट करते हैं तो उसको आप इटैलिक करते हैं, उसको ब्रैकेट में करके उस बंदे का नाम, उसकी रिसर्च का साल जो है वो आप मेंशन कर देते हैं। इसकी कन्वेंशन है जो किताब में आपकी नहीं दी हुई, तो इसलिए हमने भी नहीं लिया, वरना दुनिया में नॉन कन्वेंशन इसकी मौजूद हैं कि आप किसको यूज़ करते हैं। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करें तो बाकायदा सिटेशन और बिब्लियोग्राफी के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा स्टाइल फॉलो करेंगे। ऑटोमेटिकली वर्ड आपका उसको खुद ऑटो बिब्लियोग्राफी जनरेट कर देता है, ऑटो रेफरेंसेस जनरेट कर देता है, आप सिर्फ मेंशन करते जाएं, आपको खुद हाथ से बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये तो अब इतना मॉडर्नाइज हो गया है। तो ये छोटी सी बातें थी चैप्टर 9 में। जी जनाब, पूरा कोर्स हमने कवर कर लिया विद इन 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे में। लेट्स हैव अ वेरी क्विक ओवरव्यू। तो हमने बात की थी कि एजुकेशन रिसर्च क्या होती है, एक जनरलाइज सा टॉपिक था जिससे हमने देखा था कि नॉलेज के सोर्स क्या क्या हैं
और रिसर्च के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सब अपनी तरफ से करना था। रिसर्च की क्या ज़रूरत है, अपनी तरफ से करना था। पाकिस्तान में किन चीज़ों पर रिसर्च होनी चाहिए, अपनी तरफ से करना था। और एजुकेशनल रिसर्च का क्या स्कोप होता है, ये भी आप बहुत आसानी से, अगर आप थोड़ी सी भी एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो बता सकते हैं। और ये प्रोसीजर हमने आखिर में देख ही लिया, तो इसलिए प्रोसेस को यहाँ पे हमने छोड़ दिया था। हमने चैप्टर 2 को बहुत डिटेल में देखा कि दो तरह से रिसर्च को क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो आप पर्पस के थ्रू करें तो आप बेसिक, अप्लाइड और एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और अगर आप मेथड में देखें तो हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल में कर सकते हैं। ज़्यादातर बातें डिस्क्रिप्टिव पे हुई और होती रहेंगी, क्योंकि हम सोशल साइंटिस्ट का ये ज़्यादा एरिया रहा है। हिस्टोरिकल में बस ये देखना था कि कौन कौन से टाइप्स या सोर्सेज हैं और उससे किस तरह का क्रिटिसिज्म होता है। एक्सपेरिमेंटल बहुत डिटेल में चले गए थे, तो मैंने आपसे कहा था इसको छोड़ दीजिएगा। और डिस्क्रिप्टिव हमारा मेन एरिया है, इसको ज़रूर कवर कीजिएगा। और उससे हमने देखा था कि डिस्क्रिप्टिव के जो बुनियादी तौर पे टाइप्स हैं वो सर्वे है, इंटर रिलेशन स्टडीज़ हैं या डेवलपमेंटल स्टडीज़ हैं। इनमें से कोई एक हम इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पे हम लोग सर्वे ही कर रहे होते हैं, हम क्वेश्चनेयर के थ्रू सर्वे को कंडक्ट कर रहे होते हैं। और फिर हमने देखा कि जो टूल्स और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उसमें क्वेश्चनेयर हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा डिस्क्रिप्टिव हमारी मेन रिसर्च रहेगी, तो ये इसके गिर्द ही घूम रहे हैं टूल्स एंड टेक्निक्स। एक्सपेरिमेंटल के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई, हिस्टोरिकल के बारे में भी बात नहीं हुई। तो उसमें क्वेश्चनेयर था, क्वेश्चनेयर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये आप जनरल बात कर सकते हैं। आप सोचिए, आप एक मॉल में खड़े हैं और एक बंदा आके आपसे कह रहा है क्वेश्चनेयर फिल कर दें, तो क्वेश्चनेयर कैसा होगा कि सही फिल होगा, क्या उसकी खासियत होनी चाहिए, या आप अपनी तरफ से बता सकते हैं। कोई टेक्निकल, बहुत टेक्निकल बात नहीं है, वैसे तो है, लेकिन आपके कोर्स के एतबार से इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं था। फिर दूसरा तरीका हमने कहा था इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। ओपिनियन एयर जो है वो बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन एयर ही है, जिसमें ओपिनियंस पूछे जा रहे हैं, और लिकर्ट की बात हुई थी इसमें। इंटरव्यूज़ जो हैं वो एक और तरीका है डेटा कलेक्शन का, और ऑब्जर्वेशन भी एक तरीका है जो कंट्रोवर्शियल है। टेस्ट्स के थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और जिन टेस्ट की ये बात हो रही है तो वो भी क्वेश्चन एयर की तरह से ही होते हैं, बस सवाल ज़्यादा होते हैं इसमें। जैसे कि जो EPPS है उसमें 210 सवाल हैं, इसी तरह से MBTI है और दूसरे हैं। उसके बाद हम क्लोजिंग पे आ गए थे अपनी, जिसमें हमने कहा कि सैम्पलिंग बड़ी ज़रूरी है। उसकी प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों तरह की होती है, और उसमें 4 बेसिक तरीके हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, जिसमें कि रैंडम है, स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रैटिफाइड है, डबल है या क्लस्टर है। उसके अलावा भी हमने मज़ीद क्लासीफाई किया हुआ है मॉडर्न रिसर्च में, जो आपके कोर्स में नहीं था। और हमने कहा कि प्रपोज़ल कैसे लिखते हैं, उसका सैम्पल प्रपोज़ल 298 पे मौजूद है, उसको देख लीजिएगा, तफसील मैंने बता दी थी। और रिसर्च रिपोर्ट लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाए, चार तरह के सेक्शंस होते हैं उसमें। नेचर है, मेथड है, समरी है और रिकमेंडेशन है, और टिप्स कुछ छोटी छोटी दे ली थी। तो लो भाई, ये था पूरा कोर्स। तो अगर आप इसको एक दफ़ा फिर सुन लेंगे तो आई बिलीव आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आसानी से इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।